वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मार्च महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनर्जी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में है। गवर्नमेंट ने अभी 3 लाख करोड़ की जो उनकी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी उसको फर्दर 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। पहले ये जो स्कीम थी वो 31 मार्च तक के लिए थी, अब अप्रैल मई जून ये 30 जून तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। कुछ और सेक्टर्स भी इसमें अब की बार कवर किए गए हैं, लाइक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का मतलब ये होता है जब आप ट्रैवल के या टूरिज्म के लिए कहीं पे जाते हैं तो केवल घूम के तो नहीं आ जाते, वहाँ पर आप लॉज या फिर होटल्स वगैरह बुक करेंगे, रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाएंगे और जो भी आप रिजर्व की सर्विसेज अवेल करते हैं वो सब हॉस्पिटैलिटी में आता है। देखिए, इस स्कीम को मई 2020 में आत्म भारत अभियान पैकेज के तौर पे अनाउंस किया गया था। कोरोना वायरस की वजह से कई सारे सेक्टर्स बुरी तरीके से प्रभावित हुए, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर। उन्हें रिवाइव करने की आवश्यकता थी, तो सरकार ने कहा कि हम इनको लोन दे देते हैं, 3 लाख करोड़ तक का लोन इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन सरकार तो घर घर जाके लोन देगी नहीं। लोन देना किसको है? बैंक्स को और एनबीएफसीज को। सरकार ने कहा कि कोलैटरल फ्री लोन देंगे, मतलब किसी से कोई कोलैटरल नहीं लेंगे। तो बैंक्स और एनबीएफसी भला क्यों कोलैटरल फ्री लोन देने लग गए? उनका पैसा फंस जाएगा तो कौन देगा? सरकार ने कहा हम देंगे। अगर आपका पैसा यहाँ पे फंसता है, जो आपको 3 लाख करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा जा रहा है, तो 100% गारंटी हमारी है। अगर आपको नहीं मिलता तो हम वो पैसा रिटर्न करेंगे। तो सरकार की ओर से गारंटी कौन ले रहा है? सरकार की ओर से गारंटी ले रही है एक एंटिटी जिसका नाम है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा वो एक गारंटी के तौर पर है, मतलब अगर रिटर्न नहीं आता है तो गवर्नमेंट उसे फैसिलिटेट करेगी, कोई गारंटी फी नहीं चार्ज की जाएगी। जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सिंपली आप अपना लोन दीजिए, नहीं मिलेगा तो हम पे करेंगे, कोई गारंटी के लिए चार्ज नहीं है। इंटरेस्ट रेट सरकार ने कैप किए हैं ताकि महंगा लोन ना मिले, जो वनरेबल सेक्शंस हैं उन्हें। 9.25% से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये कैप 14% एनबीएफसी के लिए रखा गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये कहा गया था जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कि जिसका क्रेडिट आउटस्टैंडिंग मैक्सिमम 50 करोड़ है, 29 फरवरी 2020 के स्टेटस पे उस समय में वही इसे अवेल कर सकते हैं। जिसके पास इससे ज़्यादा लोन ऑलरेडी है वो नहीं ले पाएंगे पैसा। टर्नओवर उस एंटिटी का 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब 50 करोड़ से ज़्यादा आपका लोन ना हो, आप डिफॉल्ट मतलब आपका जो रीपेमेंट है वो क्लियर हो। अगर नहीं भी हुआ है तो 2 महीने से ज़्यादा का डिले नहीं होना चाहिए, तभी आप लोन ले पाएंगे। बाद में 1 अगस्त 2020 को जो ये 3 लाख करोड़ की स्कीम थी, इसमें जो अपर सीलिंग थी 50 करोड़ की, कि आपके पास 50 करोड़ से ज़्यादा का लोन है तो फिर आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, उसको डबल कर दिया गया ताकि और लोग इसमें आ जाएं। फर्दर डॉक्टर्स, लॉयर्स और जो चार्टर अकाउंटेंट्स थे उनको भी इसमें कवर कर लिया गया कि वो भी अगर बिजनेस पर्पज से लोन लेना चाहते हैं तो इस स्कीम में ले सकते हैं। स्कीम का जो बेनिफिट है वो ये था कि लो कॉस्ट लोन प्रोवाइड करवाया जाए एमएसएमईज को, ताकि वो रिवाइव कर सके अपने बिजनेस को। अभी इसका 3.0 लॉन्च किया गया है, ये जून तक एक्सटेंड हो गया है। यहाँ पर जिसके पास आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है जितना भी, लाइक आपके पास अगर 100 करोड़ का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है, मतलब आपके पास ऑलरेडी इतने का लोन है, तो उसका 40% आप लोन ले सकते हैं। 40 करोड़ का लोन आप इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। ये जो इवेल्युएशन होगा वो 29 फरवरी 2020 के डेट पर होगा। जो टेन्योर है अब की, ये जो 3.0 या 3.0 आप जो भी कह लीजिए उसका है, 6 साल के भीतर आपको अपना लोन चुकाना होगा। 2 साल का मोराटोरियम पीरियड होगा, मतलब इस दौरान आपसे कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये एक रिलैक्सेशन पीरियड होता है ताकि आप अच्छी तरीके से अपना बिजनेस सेटअप कर लें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार फिर से डिसाइड किया है कि जो पहले इन्फ्लेशन का टारगेट था हम वही आगे 5 सालों के लिए रखेंगे। क्या था पहले इन्फ्लेशन का टारगेट? 4% ±2, यानी कि मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2%। 2% के नीचे नहीं जाने देना है, 6% के ऊपर नहीं जाने देना है। ये टारगेट आरबीआई को दिया गया था इनिशियली 5 सालों के लिए। अभी वो टारगेट खत्म हो गया तो फिर से 5 सालों के लिए टारगेट बनाना था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि वही जो पहले चल रहा था वही रख लो। देखिए, जो सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी है उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, आरबीआई के पास एक बहुत बड़ा काम होता है कि वो इन्फ्लेशन को सही तरीके से मैनेज करें। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ों की जो प्राइस है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि आप महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को अपने कंट्रोल में रखें। इन्फ्लेशन टारगेटिंग करने के लिए इंडिया में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को तैयार किया गया था। 2016 में अमेंडमेंट किया गया आरबीआई एक्ट 1934 में।
अब यहाँ पर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है। इसमें है ये कि इन्फ्लेशन को इस तरीके से टारगेट किया जाए कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी रहे, आउटपुट अच्छा निकल कर आए और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। इस तरीके से आपको इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। स्लाइट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रिक्वायर्ड होता है इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए, तो उसे भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इंडिया में इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग होती है वो आरबीआई एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, लेकिन अकेले नहीं करेगी, वो आरबीआई के साथ कंसल्ट करेगी। 5 साल में एक बार 5 साल के लिए टारगेट डिसाइड किया जाएगा। पिछली बार जो टारगेट डिसाइड किया गया था वो अगस्त 5 2016 से मार्च 31 2021 के लिए किया गया था। मार्च 31 बीत गया, फिर से डिसाइड करना था आने वाले 5 सालों के लिए, तो बोला कि जो पहले चल रहा था 4 + -2 वही रख लो, तो वही कंटिन्यू हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करते हैं। एमपीसी एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई, उसकी एक कमेटी है। जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसको अमेंड किया गया था 2016 में फाइनेंस एक्ट के माध्यम से। उसके तहत ये एमपीसी बनाई गई। ये एक स्टैच्यूरी और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है। यहां पर देखिए जो कॉम्पोजिशन है उसमें 6 मेंबर की एक कमेटी होती है। 3 आरबीआई से होते हैं, 3 गवर्नमेंट से। आरबीआई की ओर से एक तो खुद गवर्नर हो गए जो चेयरपर्सन भी होंगे, डिप्यूटी गवर्नर और आरबीआई के एक ऑफिसर होते हैं। सरकार अपनी ओर से जिन 3 लोगों को भेजती है उसके लिए सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है, वो बताती है किन 3 लोगों को जाना है। ये प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं एक मेजर ऑब्जेक्टिव के तौर पे। और जो बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है, जिसे आप पॉपुलरली रेपो रेट भी कहते हैं, जो बैंकिंग इंटरेस्ट को प्रभावित करता है, उसके माध्यम से इन्फ्लेशन को कंटेन करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास होती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएलआई स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में है। देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इनिशियली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इंडिया में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है या जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसे एनहेंस करने के लिए, जहां पर सरकार ने ये बोला कि अगर आप एडिशनल प्रोडक्शन करेंगे तो आपको इंसेंटिव देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप 100 रुपए का पहले प्रोडक्शन करते थे, ये तो ठीक है। अगले साल आपने 200 रुपए का प्रोडक्शन किया। 200 का जो आपने किया, 100 तो आप पहले करते थे तो आप उसको छोड़िए, इसमें से 100 रुपए का आपने एडिशनल किया है, तो इस 100 रुपए पे 4 रुपए हम आपको दे देंगे, ऐसा सरकार ने कहा। अब इस 4 रुपए के कई सारे फायदे हैं। वो जो 4 रुपए उन्हें एडिशनल मिले हैं, इसका इस्तेमाल फर्दर कैपिटल के रूप में कर सकते हैं, नई यूनिट लगाने के लिए, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब इसमें से फॉर एग्जाम्पल वो 2 रुपए इस्तेमाल कर ले फर्दर एक्सपेंशन के लिए, 1 रुपए का इस्तेमाल करके वो अपने प्रोडक्ट्स को कम कीमत पर बेचना शुरू कर दें ताकि वो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन सके। 1 रुपए का इस्तेमाल वो मार्केटिंग में या फिर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ओवरऑल जो मेक इन इंडिया को इंसेंटिवाइज करने का प्लान है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से तैयार किया गया। स्कीम को देखिए 6 साल के पीरियड के लिए लॉन्च किया गया, इंप्लीमेंट किया गया 2021-22 से 26-27 के लिए। इसे अभी लगातार अलग अलग सेक्टर्स के लिए बढ़ाया जा रहा है। अभी हाल ही में इस इंसेंटिव स्कीम को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए एक्सपेंड किया गया है, जिसके लिए 10,900 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्लान भी सरकार ने बना लिया है। जो स्कीम है वो ग्लोबल फूड जो मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस हैं उनको इंडिया में तैयार करेगी। ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में जो फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बढ़िया काम करें, जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए। इसके लिए सरकार ने प्रॉपर फाइनेंशियल मैकेनिज्म तैयार कर ही लिया है। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। उम्मीद यह है कि 2.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा 2026-27 तक। जो इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, फार्मर्स की इनकम भी इन्हेंस होगी। स्कीम में कई सारी चीज़ें कवर होंगी, कुछ भी ऐसा जो रेडी टू कुक हो या रेडी टू ईट हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मरीन प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, फ्री रेंज एग्स, पोल्ट्री मीट या एग प्रोडक्ट्स, ये सब इसमें कवर हो जाएंगे। जो एप्लीकेंट्स हैं उनको अप्लाई करना होगा। फर्स्ट 2 ईयर्स में जो भी उन्हें इंसेंटिव मिलेगा उसका इस्तेमाल वो प्लांट और मशीनरी में करेंगे, नई यूनिट्स लगाएंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है पीएमए जो इसे इंप्लीमेंट कर रही है। यही वेरिफिकेशन करते हैं कि कौन इस स्कीम में फ़ायदा लेने के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं। अभी देखिए 13 पीएलआई स्कीम्स वर्क कर रही हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए। ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी हार्डवेयर जिसमें लैपटॉप्स वगैरह, मोबाइल फोन्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, वाइट गुड्स जिसमें आप घरों में जो बड़े बड़े अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं उन्हें वाइट गुड बोलते हैं। वाइट गुड क्यों बोलते हैं? आपने कितने कलर के एसी देखे हैं अभी तक? यूजुअली आपको वाइट या उससे एसोसिएटेड कलर्स में मिलेंगे, और भी कलर्स में मिलते हैं बट यूजुअली वही मिलेगा। पहले ऐसा होता था कि जो घर के बड़े अप्लायंसेस होते थे लाइक कूलर हो गया, ड्रायर हो गया, एसी हो गया, ये सब व्हाइट कलर में ही आते थे, इसीलिए इन्हें व्हाइट गुड्स कहा गया। केमिकल, सेल्स और टेक्सटाइल्स ये सब इस पीएलआई स्कीम में कवर हुए हैं। आर्टिकल एम प्राइम के बारे में है। यहाँ पर एम का फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन और प्राइम का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
तो पूरा मामला ये है कि अटल इनोवेशन मिशन यानी कि एम, नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ मिलकर एम प्राइम को लॉन्च किया। एम प्राइम अगर एक वर्ड में कहा जाए तो है क्या? ये एक प्रोग्राम है। अगर ये एक प्रोग्राम है तो इसका उद्देश्य क्या है? ये साइंस बेस्ड डीप टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं। डीप टेक्नोलॉजी, ये वर्ड बार बार आएगा, इसका मतलब समझ लेते हैं। डीप टेक्नोलॉजी कोई भी हाई कटिंग एज या डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होती है, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें इंटेंसिव रिसर्च की आवश्यकता पड़ी हो और वो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हो कि अगर उसे इस्तेमाल किया जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता हो, उस सेक्टर में डिसरप्शन क्रिएट हो सकता हो, तो उसे डीप टेक कहा जाता है। वो साइंटिफिक डिस्कवरी हो सकती है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या मेडिसिन का कोई इनोवेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऐसी मेडिकल डिवाइस या टेक्निक तैयार कर दे जिससे कैंसर का इलाज हो जाए, कुछ ऐसा डेटा एनालिटिक्स आ जाए जिससे हम फार्मर्स को ज़्यादा फूड ग्रो करने में हेल्प कर सकें, या कोई ऐसा क्लीन एनर्जी सोल्यूशन जिससे क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट को कम किया जा सके। ये सब डीप टेक के एग्जाम्पल माने जाएंगे। तो इसमें होगा ये कि 12 महीनों के लिए ट्रेनिंग और गाइडेंस दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो डीप टेक के फील्ड में काम करना चाहते हैं। इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वेंचर सेंटर के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर कोई भी ऐसा होता है व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसी संस्था जो सपोर्ट करे, मदद करे किसी को, उसे इंक्यूबेटर कहा जाता है। एलिजिबल कौन होंगे? कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलपर, कोई स्टार्टअप होगा, साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं जो डीप टेक के लिए वर्क करते हैं, वो इसमें एलिजिबल होंगे, जिनके पास स्ट्रॉन्ग साइंस बेस्ड आइडिया हो डीप टेक को लेकर। सीईओ या फिर सीनियर इंक्यूबेशन मैनेजर्स जो अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा फंडेड अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स में ऑलरेडी डीप टेक के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वो भी इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा? जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें कई सारे रिसोर्सेस की एक्सेस दी जाएगी, जिससे वो अपने डीप टेक के डेवलपमेंट पे और बढ़िया काम कर सकते हैं। उनके पास लेक्चर सीरीज, लाइव टीम प्रोजेक्ट्स, एक्सरसाइजेस या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मेंटरिंग भी अवेलेबल होगी। उनके पास प्ले बुक, क्यूरेटेड वीडियो लाइब्रेरी और पीयर टू पीयर लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होगी। कुल मिला के उनको एक ऐसा माहौल दिया जाएगा कि वो डीप टेक में जो भी डेवलपमेंट्स करना चाहते हैं उसे अच्छे से कर सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संकल्प से सिद्धि के बारे में है। हाल ही में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत जो काम करती है, संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव को लॉन्च किया। अभी जो ड्राइव है एक प्रकार का आप कार्यक्रम कह लीजिए, ये 100 दिनों तक का कार्यक्रम है जिसमें 150 टीम क्रिएट की जाएंगी। ये कार्यक्रम 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया जा चुका है। इनका उद्देश्य ये होगा कि ये हर रीजन में 100 गांवों में जाकर वन धन विकास केंद्र को एक्टिवेट करें, वहां पर उनका काम स्टार्ट करवाएं। ये जो 150 टीम्स बनेंगी, इनमें से जो 10 टीम होगी वो ट्राइफेड के हर रीजन में जाएगी। वहां पर वो स्टेट इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज, मेंटरिंग एजेंसीज या पार्टनर्स के साथ मिलकर जो गांव हैं उनको विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद वो 1500 विलेजेस में 100 दिनों के अंदर इनको कवर करते हुए आइडेंटिफाई करेंगे उन लोकेशंस को जहां पर वनधन विकास केंद्र को स्टैब्लिश किया जा सकता है, जो ट्राई फूड के क्लस्टर्स हैं उनमें। एट द सेम टाइम स्फूर्ति के लिए जो यूनिट्स हैं उनको भी स्टैब्लिश करने के लिए आइडेंटिफाई की जाएगी लोकेशन को। स्फूर्ति का फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ट्राईफूड की बात करें तो जो ट्राईफूड है ये एक ऐसा, इसका उद्देश्य ये है कि ट्राइब्स की इनकम को इंसेंटिवाइज किया जाए, बढ़ाया जाए, उनके पास जो भी रिसोर्सेस हैं उसमें वैल्यू एडिशन किया जाए, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो इस्तेमाल करते हैं उसे सही जगह तक पहुंचाया जाए, मतलब जो मार्केट है उसमें उसकी एक्सेस को इनहेंस। इसके लिए वो ट्राइबल आर्टिशियंस और कई सारे ग्रुप्स जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनके लिए सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके प्रोडक्ट्स को लार्जर मार्केट तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए tribesindia.com एक नेटवर्क है, वो भी वर्क कर रहा है। प्रॉर IISc सॉफ्टवेयर के बारे में नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आपको जब पता लगेगा किन लोगों ने इसे डिज़ाइन किया तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये डिज़ाइन किया गया है IISc बैंगलोर के द्वारा और साथ में प्रोडिगो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मदद करेगा, जो भी अगर कोई व्यक्ति कोई किसी नई टेक्नोलॉजी या किसी नए तरीके का इजाद करता है जिसपे वो पेटेंट लेना चाहते हैं, तो पेटेंट फाइल करने के लिए जो प्रोसेस था वो काफ़ी कठिन हुआ करता था, उसको ये ऑटोमेट कर देगा। तो जो उसका लीगल पार्ट है, कानूनी और जो प्रशासनिक पार्ट है, यानी लीगल और जो ब्यूरोक्रेटिक पार्ट है पेटेंट प्रोसेस का, उसको ये तेज कर देगा, ऑटोमेट कर देगा। तो इससे जो लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
को अपनी रजिस्टर करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए बहुत मददगार होगी। और इंडियन एकेडमिशियन द्वारा ये डेवलप किया गया है, तो काफ़ी सस्ता भी है और काफ़ी कम कॉस्ट में उपलब्ध है। बाकी सॉफ्टवेयर जो बाहर उपलब्ध हैं वो काफ़ी महंगे हैं। और अब जो नया इसका वर्जन 2021 में रिलीज किया गया है, ये फाइनेंशियल पार्ट को भी ऑटोमेट कर देगा। तो ये ऑटोमेशन बहुत हेल्पफुल होगी। इसका वर्जन 3 जो है वो 2022 में आएगा, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पेटेंट को इवेलुएट भी किया जा सकेगा, ताकि उन्हें पहले ही पता रहेगा कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स है, तो उनका पेटेंट रिजेक्ट ना हो। तो इससे इंडिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए एप्लीकेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। खास बात, आईपीआर क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए पहले। आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स हैं जो एक व्यक्ति को मिलते हैं। किस लिए? क्योंकि अगर उन्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, यानी बाय द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? कुछ इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, कुछ नया कंपोज कर सकते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो या कुछ नया लिख सकते हैं। अगर आप राइटर हैं तो जो कोई सिंगर है, कंपोजर है, राइटर है, साइंटिस्ट है, या आपने कुछ नया डिजाइन किया, आप इंजीनियर हैं, या फिर कोई दवा का आविष्कार किया, तो इन सभी के लिए आपको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आपका अधिकार मिलता है कि आपकी ये बौद्धिक प्रॉपर्टी है, तो उसकी भी रक्षा करनी चाहिए ना। नहीं तो कोई क्यों इनोवेट करेगा, क्यों मेहनत करेगा? तो उनसे बचाने के लिए ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दी जाती है कि कुछ समय के लिए आपका ये काम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी हुई। तो इसके तहत एक कन्वेंशन थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके, जिसको पहली बार पहचाना गया था पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के तहत, जिसे बाद में बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क का नाम भी दिया गया। और ये दोनों ही जो ट्रीटीज हैं, दोनों ही जो प्रॉपर्टीज की जो कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म है, ये आते हैं किसके अंतर्गत? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WPI के अंतर्गत। ये इन दोनों को एडमिनिस्टर करती है, इन दोनों ट्रीटीज को। तो पेटेंट क्या होते हैं? यानी ये आपको एक्सक्लूसिव एक तरह से लाइसेंस दिया जाता है गवर्नमेंट की तरह से कि आपने ये इन्वेंट किया है, इस पे आपका अधिकार है, तो आप उसको बेच सकते हैं, उस पे आप रॉयल्टी ले सकते हैं। अगर आपने कोई किताब लिखी है, कोई कहानी लिखी है, कुछ आविष्कार किया है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है? अक्सर ये पेटेंट टाइम बाउंड होते हैं, कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार किताब लिख ली तो चिरकाल तक वो आपके साथ रहेगा। कुछ समय के लिए पेटेंट्स अवेलेबल रहते हैं, उसके बाद उन्हें एक्सपायर कर दिया जाता है। जैसे इंडिया में 20 साल के लिए पेटेंट दिए जाते हैं। अगर आप शेक्सपियर की किताब पढ़ें तो उस पर कोई पेटेंट नहीं, आप पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि वो 100 साल से पुरानी बुक हो गई है। तो वो वहां का रूल है जहां 100 साल किसी बुक को दिया गया टाइम, इंडिया में 20 साल का पेटेंट है। जैसे कोई दवा है तो 20 साल बाद, या फिर कोई ऐसी चीजें हैं जो 20 साल बाद यूज में आ जा सकती हैं। तो अक्सर इनको एवरग्रीनिंग का शिकार अब किया जा रहा है, कि लोग कुछ चेंजेस करके कहते हैं हमने नया प्रोसेस, कुछ नया इजाद कर दिया है, जबकि वही चीज होती है वो उसके प्रोसेस में कुछ बदलाव कर देते हैं, उसे एवरग्रीनिंग कहते हैं। तो पेटेंट्स की एवरग्रीनिंग रोकने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। इसके विषय में कभी डेप्थ में और बात करेंगे। आज जो पॉइंट है वो है इस सॉफ्टवेयर के बारे में, चाइना के रिगार्डिंग। चाइना ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है हाल ही में, जिसे वो विंटर ओलंपिक्स के बाद लॉन्च कर सकते हैं। इसका नाम है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, यानी डिजिटल RMB, जो चाइनीज करेंसी का नाम है। और ये एक डिजिटल करेंसी होगी, यानी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के द्वारा। वो एप्लीकेशन जैसे नोट RBI इंडिया में कहती है कि भाई हमने इसको ऑथराइज किया है, उसी प्रकार से वहाँ का जो पीपल बैंक ऑफ चाइना है उसके ऑथराइज ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, उससे आप ये कॉइन लेकर डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। चाइना के अलावा थाईलैंड, स्वीडन और साउथ कोरिया अपने अपनी डिजिटल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। कंफ्यूजन दूर करने की बात है कि ये जो डिजिटल करेंसी है ये आपकी UPI की तरह नहीं है, ये असल में एक लीगल टेंडर है, जिसको गारंटी दे रहा है कौन? वहाँ का बैंक। तो बिटकॉइंस वगैरह की आपने बात सुनी होगी, तो ये उससे बढ़कर है, क्योंकि यहाँ सरकारी बैंक उसको सपोर्ट कर रहा है। इसमें कोई थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, ये NFC के थ्रू दो फोन्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। और जैसे नॉन बैंक पेमेंट करने के लिए, अगर आपको बैंकिंग पेमेंट करनी है तो आपको बैंक का नंबर चाहिए, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आपको अपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ, जो चाइना में है, उससे अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप ये एक्सचेंज कर सकते हैं इस करेंसी को। बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का नया एडिशन आया है। ये बता रहा है कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो है इस साल 12.5% होगी। इन्होंने अपने जो एस्टिमेट था उसको रिवाइज कर दिया है, पहले 11.5 था, अब ये 12.5 हो गया है। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है, जो कि IMF है। इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है इस आउटलुक का, इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का ये दर्शाना कि मीडियम टर्म में और नियर टर्म में, मतलब 1 या 1.5 साल या कुछ समय के अंदर जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है उसको एनालाइज करता है और प्रिडिक्ट करता है क्या क्या हो सकता है, कौन सी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर सकती है। ये साल में 2 बार पब्लिश होता है। और इन्होंने
क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि भाई बताइए क्या हो सकता है, आपकी डेटा आपके एनालिसिस के हिसाब से आपके जो थिंक टैंक्स है वो क्या सोचते हैं, तो ये 2 बार अपनी जो पब्लिकेशन है उसको रिलीज़ करते हैं। ख़ास बात यह है कि इन्होंने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ इस साल 12.5% होगी और 2022 में 6.9% इंडिया की ग्रोथ रेट होगी। और ये जो इन्होंने ग्रोथ रेट की बात की है ये तब हो रहा है जब 2020 में इंडिया की इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी 8% की रेट से। तो इंडिया की ग्रोथ 2021 में चाइना से भी स्ट्रांग होगी। चाइना एक बड़ी इकॉनमी थी जो कि पॉजिटिवली ग्रो की थी पिछले साल भी। ये चीज़ें बस हमें याद रहनी चाहिए। पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हमें पता चला आईएमएफ पब्लिश करता है। आईएमएफ और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अगर कोई रिपोर्ट से पब्लिश करता हो तो उनमें से 1-2 जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट या फिस्कल मॉनिटरी रिपोर्ट, ये आपको पता होनी चाहिए। और आईएमएफ की मेंबरशिप कैसी है, 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ये बना कब था, तो 1945 में बना था। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। किसी देश के पास अगर करेंसी क्राइसिस आ जाए या फिर कोई ऐसा देश है जिसके पास जो उन्होंने बाहर से कर्जे लिए हैं या बाहर से कुछ सामान उनको मंगवाना है, अपने देश के उनके पास पैसे नहीं है देने को, सरकार इतने कर्ज में है, तो वहाँ वो आईएमएफ के पास जाते हैं। तो आईएमएफ उनकी मदद करती है, कुछ लोन देती है। लेकिन इनके लोन जो दिए जाते हैं उनके साथ कुछ नियम कानून होते हैं कि भाई अपनी आप इकोनॉमिक पॉलिसी में ये बदलाव करें, तब आपको हम इतना लोन देंगे आप दूसरे देश को चुका सकें। तो जो क्राइसिस आती हैं, पेमेंट क्राइसिस, उसमें मदद करते हैं देशों की। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम करते हैं कि अगर आप फंस गए तो आप आईएमएफ के पास जा सकते हैं, राइट। जो बात करता है ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस के बारे में, यानी कि एक ऐसा सेटअप जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। पहले देखते हैं न्यूज़ में क्या बात रही है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो यूएनडीपी की इंडियाज एक्सेलरेटर लैब के साथ मिलकर इन्होंने एक एमओयू साइन किया है जो कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस बनाएगा। किस चीज़ के लिए? इंडियन मसालों के लिए, ताकि आप ट्रेस कर पाए मसाले कहाँ हैं। इससे मार्केट में किसान, जो कंज्यूमर्स हैं, जो बीच के लोग हैं, सब एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो ये बात क्या है पहले, यानी एक ब्लॉकचेन के ऊपर ये टेक्नोलॉजी काम करेगी और इसके थ्रू हम एक ई स्पाइस बाजार पोर्टल को जोड़ेंगे, जिससे कि जो किसान है इंडिया का वो जुड़ पाएगा मार्केट के साथ। कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कैसी टेक्नोलॉजी है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उन सब की पूर्ति यहाँ से हो जाएगी। इससे क्या होगा, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोगों को आसानी होगी। इन चीज़ों को जानने से पहले ये सब तो आपको पता लग गया कौन कौन इसका स्टेक होल्डर है, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया और यूएनडीपी की इंडियाज एक्सेलरेटर लैब। पता चलेंगे जो क्या करेगा ये, तो फार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोसेसर, रिटेलर, सबको जानकारी मिलेगी कि भाई कहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, कौन किसान क्या ग्रो कर रहा है, कैसे स्पाइसेस चाहिए। ये सभी फार्मर्स और स्टेक होल्डर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में मदद मिलेगा। इससे सप्लाई चेन काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगी। सप्लाई चेन एफिशिएंट कैसे होगी? हर स्तर के व्यक्ति को, दुकानदार को पता है, रिटेलर को पता है, सेलर को पता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पता है, किसान को पता है क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें की बातें चल रही हैं। लेकिन यहाँ एक वर्ड है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत फेमस है, थोड़ा बहुत उसको समझने की कोशिश करते हैं, टाइम कम है पर फिर भी देखते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है? तो नॉर्मली होता क्या है ना कि जैसे आपने बेसिक सा एक एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली इसको लेजर इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि जहाँ P2P नेटवर्क बने होते हैं, पर आम भाषा में समझाता हूँ मैं आपको। आपने गूगल ड्राइव देखा होगा। गूगल ड्राइव में एक ड्राइव होता है जिसपे कई लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर ए को गया, मिस्टर बी को गया, मिसेस सी को गया, इन सभी के पास ये गूगल ड्राइव आपने सेंड कर दिया। गूगल ड्राइव पे जो डेटा है आपका, उस पर आप एक PDF है जिस पे आप कुछ लिखते हैं। तो गूगल ड्राइव कोई वर्ड डॉक्यूमेंट, PDF डॉक्यूमेंट 10 लोगों को आपने शेयर कर दिया। आप उसमें जो भी लिखेंगे वो 10 लोग देख सकते हैं, राइट। 10 लोगों के पास वो कॉपी है, आपने 10 लोगों को भेज दी, वो ईमेल 10 लोगों के पास चला गया, ड्राइव का एक्सेस 10 लोगों के पास है, लेकिन उन्हें कोई इसमें बदलाव नहीं कर सकता, हम उन्हें पढ़ सकते हैं। तो अगर मुझे कल को जाके इस ड्राइव में कुछ बदलाव करना होगा, कुछ इस डॉक्यूमेंट में बदलाव करना होगा जो 10 लोगों को शेयर की गई हैं, तो मुझे 10 लोगों के कंप्यूटर्स में जाके उसमें बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास एक एक कॉपी है उसकी, राइट। तो बिल्कुल उसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। यहाँ क्या किया जाता है, कोई भी अगर डेटा होता है तो वो डेटा डिसेंट्रलाइज किया जाता है, बहुत से ब्लॉक बना के बहुत से कंप्यूटर्स पे शेयर किया जाता है, ठीक है। तो हर कंप्यूटर पे उस डेटा की एक कॉपी है। मान लीजिए किसी बैंक का डेटा है या आपकी कोई ज़मीन के कागजात है या आपका घर है, जो आपकी मार्कशीट्स हैं। होता क्या, आपकी मार्कशीट्स खो सकती हैं, तो आप क्या कहेंगे, एक मार्कशीट अपने 10 दोस्त हैं, 10 दोस्तों को मार्कशीट की एक कॉपी भेज देंगे, राइट। हर दोस्त के पास आपकी मार्कशीट की कॉपी है और आपके पास आपके दोस्त की मार्कशीट की कॉपी है, ठीक है। तो अगर आपके मार्कशीट के नंबर किसी को बदलने पड़ेंगे तो उसके 10 कंप्यूटर्स पे जाके नंबर चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आप 10 दोस्तों को कोई आपके पैसे खिला दे, आपके नंबर बदल दे। तो उससे बचने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उनको एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखती है। 10 कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होंगे, वो कोडेड शब्दों में होंगे।
तो कोई भी डेटा को चोरी करना या खो जाना या उसका मिसमैनेज हो जाना बहुत मुश्किल होता है। हैक करने के लिए अगर एक सिस्टम में, जैसे बैंक में एक सारा अकाउंट है, तो कोई इसको हैक कर सकता है। अगर वही डेटा, वही अकाउंट का जो आपका कितना डेटा है, कितने अकाउंट में पैसे हैं, वो एक कंप्यूटर पे नहीं कई जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, कोई इसे पढ़ नहीं सकता। लेकिन अगर एक जगह कोई खो गया या उसके साथ कोई करप्शन हो गया तो 10 जगह का डेटा से आप उसको क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, अच्छा बाकी जगह क्या है। तो अगर एक भी जगह कुछ गड़बड़ आएगी तो दूसरी जगह पता लग जाएगा उससे टैली करके। ये बेसिक भाषा में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, यानी एक बही खाता है इन्फॉर्मेशन का जो कई जगह कई लोगों को बांटा जाता है, यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क में होता है। कई कंप्यूटर्स एक समय में ही उस पर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो जो ब्लॉक्स होते हैं, तो ये कोर कहानी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। बेसिक हमने डिस्कस कर लिया। और यही स्पाइस बोर्ड और जो हमारी बॉडी है स्पाइस बोर्ड्स ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है भी याद कर लीजिए आप। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। इसी तरह 5 कमोडिटी की बोर्ड्स इंडिया में हैं, जिनमें एक स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये क्या करती है? एक्सपोर्ट प्रमोशन करती है। किस चीज़ का? स्पाइसेस का। तो इसमें 52 आपके शेड्यूल स्पाइसेस और डेवलपमेंट ऑफ कार्डमम की बात की गई है। हमने समझा कि ट्रांजैक्शन कैसे होंगे और ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस जो बनाया गया है यूएनडीपी के साथ मिलकर किसने बनाया है? स्पाइस बोर्ड ने बनाया। किस मिनिस्ट्री के अंदर है मैंने अभी मेंशन किया, आपको बताइए। तो जो यूएन एक्सेलेरेटर लैब है यूएनडीपी की, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये लैब असल में इनिशिएट किया गया था यूएनडीपी के द्वारा कतर गवर्नमेंट और जर्मनी की गवर्नमेंट के साथ मिलकर। इसका काम क्या है? इसका काम है जो समस्याएं हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी की बात हो गई, यहाँ हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखी, तो कहाँ कहाँ नई नई 21st सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं प्रॉब्लम्स को लेके, वो ये काम करती है। तो ये ग्रास रूट प्रॉब्लम्स को लेती है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है इसको सॉल्व करने के लिए। इंडिया में जो ये एक्सेलरेटर लैब स्थापित किया गया, ये कोलैबोरेट किया किसके साथ? अटल इनोवेशन लैब मिशन के बारे में, जिनकी खुद की टिंकरिंग लैब्स भी हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन के बारे में थोड़ा सा रिविजन आप कर लीजिए। नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड एक की जो बॉडी है, इसने इस बार जो बिजनेस किया है लगभग 6.7 लाख करोड़ का बिजनेस इन्होंने इस साल किया है। 23.5% की ग्रोथ रेट रही है। तो इससे हमें ध्यान रखना चाहिए कि नाबार्ड की बॉडी जो कि 1982 में फॉर्म हुई थी, क्यों, क्या करती है, कैसे फॉर्म हुई? तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी एक जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड एक्ट बनाया गया था 1981 में, उसके तहत इसको स्थापित किया गया। और जो भी आरबीआई का फंक्शन था एग्रीकल्चर क्रेडिट का लेकर कि क्या उधार देना है, क्या उसको मैनेज करना है, वो सब इनको सौंप दिया गया। तो नाबार्ड का काम क्या है? पहले एक डेवलपमेंट बैंक है जो रूरल सेक्टर के ऊपर फोकस करता है और देखता है कि जो कृषि और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंस की सुविधाएं दी जा सके। स्पेसिफिकली फोकस कहाँ? एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ये कोऑपरेट करता है आरबीआई के साथ और आरबीआई 3 डायरेक्टर्स भी देता है नाबार्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। और नाबार्ड रिकमेंडेशन देता है आरबीआई को किन चीज़ों को लेके, कि कौन से कोऑपरेटिव बैंक को आपको लाइसेंस देना चाहिए, किन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को गांव में कहाँ पे किस जगह पे ब्रांचेस खोलने हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम जैसे हमने ऊपर भी मेंशन किया कि ये प्राइमरी एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट का काम देखता है। तो वहाँ पे जो रिफाइनेंस की बात है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, या फिर वहाँ के कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, ग्रामीण बैंक, उनकी बैंकिंग प्रैक्टिसेस, उनके जो बैंकिंग सॉल्यूशंस है उसके ऊपर काम करना, यूनियन गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, अगर किसी लोन को रीफाइनेंस करना है तो ये सब काम नाबार्ड देखती है। इसके अलावा ये इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी रखती है, जैसे वर्ल्ड बैंक के साथ कई ऐसे इनके करार होते हैं ताकि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के अलग अलग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जा सके। कोई अगर प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट का जहाँ लोन देना है, फंडिंग देनी है, तो वहाँ नाबार्ड जैसी बॉडीज आके फंडिंग देती है। तो इससे उनको फिर इस बार प्रॉफिट हुआ है, राइट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में। यहाँ कुछ बेसिक टेक्निकल चीज़ें हैं, तो गौर से सुनिएगा। एक कि ये जो PRIP है, यानी कि प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, ये एक तरह का अल्टरनेट रिजोल्यूशन प्रोसेस है। यानी नॉर्मली क्या होता है कि आपकी कंपनी अगर डूब रही है, आपने कोई कंपनी बनाई थी, कुछ लोगों से उधार लिया था, कंपनी डूब गई, तो नॉर्मली उसको बेचने में या उसको जो देनदार थे जिन्होंने उधार दिया होता था उनको पैसे वापस मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती। तो इसके लिए एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया था 2016 में। उसके तहत एक प्रोसेस होता है जिसके तहत आप अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकते हैं कंपनी को, और फिर कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने आपको उधार दिया है, या तो वो कंपनी को बेच के या किसी नए इन्वेस्टर को दे के अपने पैसे की पूर्ति कर सकते हैं। अलग अलग सेटअप होते हैं जिसके तहत ये काम करता है। तो नॉर्मली जो प्रोसेस हुआ करता था वो प्रोसेस होता था CIRP, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के तहत कुछ समय सीमा हुआ करती थी जिसमें आप एक जो इंडिया की लॉ ट्राइब्यूनल है उसके पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, उसके पास जाएंगे, एक प्लान सबमिट करेंगे, वो कहेंगे हाँ ठीक है ये प्लान सही है, अपनी कंपनी को आप अब रिजोल्यूशन कर सकते हो, इसको या तो बेच दो या रिस्ट्रक्चर कर दो। ये नॉर्मली होता था।
तो अब जब कोविड आया है, छोटी कंपनियों के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम आ चुकी है, उधार जो उन्होंने ले रखा है चुका नहीं पा रहे, तो इंसॉल्वेंसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो उसका प्रोसेस लंबा चौड़ा है उसको कम करने के लिए कोशिश की गई ये अमेंडमेंट के साथ। तो ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है जिसने कि जो IBC है 2016 का, उसमें चेंज किया है, वो क्या बात करता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक टर्म है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। ये किसके लिए है? पहली बात MSMEs जिनका जो रिजोल्यूशन का अमाउंट है वो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का है, उसके लिए है ये, राइट। तो करता क्या है ये प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन? नॉर्मली क्या होता था, आप अगर आपकी कंपनी है डूब गई है, तो आपको अगर अपने आप को दिवालिया घोषित करना है या जो क्रेडिटर्स उनको पैसे वापस करने हैं, तो वो जो प्रोसेस होता था कि चलिए एक नए आदमी को बेच देते हैं, कोई नया इन्वेस्टर ले आते हैं, उस प्रोसेस के लिए आप जो सिस्टम फॉलो करते थे वो होता था कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया, CIRP। अब ये ऑर्डिनेंस एक नया ऑप्शन देगा, प्री पैक इंसॉल्वेंसी। प्री पैक इंसॉल्वेंसी में खास बात ये होगी कि जिससे आपने उधार लिया, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, वो आपके साथ अगर मान गए कि चलिए भाई एक नया इन्वेस्टर ले आते हैं, तो उसके बाद वो NCLT के पास जाएंगे और 66% क्रेडिटर्स हैं, अगर उन्होंने मान लिया कि चलो भाई ठीक है चलते हैं, तो वो लोग आप NCLT के पास जाएंगे और NCLT सीधा आपका प्री पैक जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है उसके कॉन्सेप्ट पे काम करेगी, वो पहले वाले कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पे नहीं जाएगी। अब भाई क्या दिक्कत थी CIRP में, इस पे क्यों जाने में दिक्कत है वो देखते हैं। CIRP का जो प्रोसेस था उसमें साथ प्रॉब्लम ये थी, पहले जो नॉर्मली प्रोसेस था कि जितने भी अभी तक इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस चल रहे हैं उनमें 270 दिन की लिमिट थी कि इतने दिनों के अंदर रिजॉल्व कर देना है, ताकि जो कंपनी चला रहा है उसकी भी जान छूटे, जो उधार दिया है, जिन्होंने उनको पैसे वापस चाहिए उनको भी मिल जाए, कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन इतना ज़्यादा काम NCLT के पास था और इतना ज़्यादा जो वर्कलोड था इतना ज़्यादा था कि जितने भी इस प्रोसेस के थ्रू जाते थे वो 270 दिन से ज़्यादा चले जाते थे। और प्री पैक रेजोल्यूशन जो होगा 120 दिन के अंदर सॉल्व करेगा चीज़ों को। जो 120 दिन के अंदर अपना प्लान सबमिट करेंगे, उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्रूव अगर करेंगे तो फिर वो जाएगा और उसको परमिट मिल जाएगी, भाई ठीक है आप इस तरह कर सकते हैं। इसमें स्टेक होल्डर्स को 90 दिन के अंदर रिजोल्यूशन प्लान लाना पड़ेगा NCLT के पास, तो जल्दी जल्दी सोल्यूशन सब कुछ का हो जाएगा। मैनेजमेंट कंट्रोल की खास बात यहाँ ये है, अभी जो अगर आपकी कंपनी है तो आप अगर मैनेज करें तो कंट्रोल आप ही के पास रहेगा जब तक कि रिजॉल्व ना हो जाए इशू पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस होता था CIRP के द्वारा, उसमें जो कंपनी का मालिक होता था, जो मैनेजमेंट होती थी, उसके पास अधिकार नहीं होता था। मैनेजमेंट कंट्रोल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के पास चला था, प्रोफेशनल डिसाइड करते थे कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो ये सब काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है एक छोटी कंपनी के लिए, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया। कौन सा? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का ऑर्डिनेंस, जो उसमें अमेंडमेंट ला रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओपीएम प्रोडक्शन के बारे में है। अभी हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पॉपी स्टॉक के ओपीएम प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे। जिस पौधे से अफीम निकलता है उसे पॉपी प्लांट कहा जाता है। जिन बीजों से इसे उगाया जाता है उसे पॉपी सीड कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसे अफीम कहते हैं। भारत के 3 राज्यों में इसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है, वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। लार्जली मध्य प्रदेश, जहाँ पर इसे लोकली खसखस भी कहा जाता है। उम्मीद ये है कि प्राइवेट सेक्टर के एंट्री के बाद ओपीएम की जो यील्ड है वो बढ़ेगी। हाँ, ये पता है हमें कि ओपीएम का जो प्रोडक्शन है वो इलीगल है, आप इसे नहीं उगा सकते। लेकिन चूंकि इसका इस्तेमाल लार्ज स्केल पर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी होता है, तो गवर्नमेंट इसके लिए लाइसेंस दिया करती है। ओपीएम एक प्रकार का ड्राइड लैटेक्स होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसे सुखा दिया जाता है, जो कि ओपीएम पॉपी, पेपेवर, सोमनीफेरम से निकलता है। आसान भाषा में कहूँ तो अफीम के पौधे से। इंडिया उन 12 देशों में से एक है जो ओपीएम का लीगल कल्टीवेशन करता है। इसकी अनुमति हमें यूनाइटेड नेशंस सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961 के तहत मिली है, ऑल्दो हमने इसे साइन किया है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इसका लार्जर प्रोडक्शन किया जाता है और इसके लिए लाइसेंस दिया जाता है एनुअल बेसिस पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के द्वारा। इसके बाद इसके पौधे से जो अफीम है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसे स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो फैसिलिटीज़ होती हैं। अभी तक होता ये था कि जो फार्मर्स हैं उनको ये लाइसेंस अलॉट किया जाता था। एक स्ट्रिक्ट प्रोडक्शन लेवल होता है कि आपको इतना अफीम तो देना ही होगा गवर्नमेंट को। ऐसा इसलिए है, वो प्रोडक्शन लेवल काफ़ी हाई रखते हैं, जैसे तैसे फार्मर्स उस लेवल को ही अचीव कर पाते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके। अगर किसी फार्मर ने वो प्रोडक्शन नहीं दिया तो उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाते हैं। उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप पूरी फसल को नष्ट कर दीजिए अथॉरिटीज़ के सामने। मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीका है ओपीएम के प्रोडक्शन का। प्राइवेट सेक्टर अगर एंटर करेगा तो फिर वो लीज पर ले सकते हैं फार्मर्स से जो ज़मीन है उसे, और वो वहाँ पर जो ओपीएम का प्रोडक्शन है उसे स्टार्ट कर सकते हैं, अफीम का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आर्टिकल
सफारी स्कीम के बारे में है। हाल ही में मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एमपेडा ने एक सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया है। किसके लिए? एक्वाकल्चर प्रोडक्ट के लिए, जिन्हें सफारी कहा जाता है। सफारी एक्चुअली में एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फिशरी प्रोडक्ट से होता है। मतलब ऐसा फिशरी प्रोडक्ट जिसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। पर्पस, ये एक एंटीबायोटिक्स फ्री सर्टिफिकेशन स्कीम है। अब भला इसका क्या मतलब हुआ, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जो एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर और भी जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है उससे उन्हें बचाया जा सके। कलाकारी यहाँ नहीं होती। कलाकारी तो यहाँ होती है कि इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इन्फेक्शन के पहले ही कर लिया जाता है। कई बार तो इसका इस्तेमाल इस पर्पस से भी किया जाता है कि जो एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से और जल्दी ग्रो कर सकें। इसका नुकसान ये होता है कि फिर ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं और बाद में अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर ये एंटीबायोटिक्स इनके ऊपर वर्क नहीं करते, और जब ये इन्हें ह्यूमन कंजम्पशन में इस्तेमाल किया जाता है तो डेफिनेटली इंसानों को भी उसका नुकसान होगा। कई सारी कंट्रीज जहां पर हम इन एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें तो बहाना चाहिए हमारा प्रोडक्ट ना लेने का, तो वो इसे बहाना बना लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अब इससे जो हमारे एक्वाकल्चर में इन्वॉल्व लोग हैं उन्हें नुकसान होता है। तो इस स्कीम के तहत हम सर्टिफाई करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा हमें? डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा क्या फ़ायदा होगा। कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उन्हें पता होगा कि जो एक्वाकल्चर प्रोडक्ट उन्हें मिल रहा है, जो भी श्रिम्प, फिशेस या बाकी के जो भी एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो एंटीबायोटिक्स फ्री हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएंगे और हैसल फ्री एक्सपोर्ट को प्रमोट कर पाएंगे। कोई ये बहाना नहीं बनाएगा कि आप एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अब इस सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में कोई ह्यूमन एरर ना हो, इसीलिए प्रोसेस को ऑनलाइन बनाया गया है। क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस किया गया है। एट द सेम टाइम हम यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो टेक्निकल गाइडलाइन वाला पोर्शन है एक्वाकल्चर सर्टिफिकेशन को लेकर, उसको भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए, इस स्कीम के दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो हैचरीज को सर्टिफाई करना कि वहाँ पर जो सीड्स की क्वालिटी है वो अच्छी है कि नहीं है। हैचरीज वो फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर एग्स को हैच किया जाता है, तैयार किया जाता है। वो फिश, पोल्ट्री और टर्टल्स के हो सकते हैं, यहाँ पर तो खैर हम एक्वाकल्चर की बात कर रहे हैं। दूसरा, जो श्रिम्प फार्म्स होते हैं जहाँ पर झींगा का उत्पादन किया जाता है, उनके अलग से सर्टिफिकेशन की बात भी की गई है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है दुनिया का। 14 मिलियन लोग ये जो हमारा फिश सेक्टर है उसमें हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं। तो अगर हमारा ये सेक्टर अच्छी तरीके से डेवलप करता है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। जो फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मेजरली दोज आर आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, जहाँ पर यहाँ पर एक्चुअली में ये श्रिम्प प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स की हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एमपेडा के बारे में। ये एक नोडल कोऑर्डिनेटिंग स्टेट ओन्ड एजेंसी है, फिशरीज प्रोडक्शन और अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है। 1972 में बनाया गया था एमपेडा 1972 एक्ट के तहत। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करती है। हेडक्वार्टर केरला के कोची में है। काम वही है, सी फूड के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना, स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई करना, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, एक्सटेंशन, ट्रेनिंग, इन सभी फील्ड्स में वर्क करना। सो दैट वाज ऑल अबाउट सफारी स्कीम। जो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है वो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के बारे में है। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आने वाले समय में ये और भी हाईलाइट होगा। यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने अर्ज किया है दुनिया की 20 एडवांस्ड इकोनॉमी से कि वो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को अडॉप्ट कर लें। अब देखिए, बताता हूं मैं ओवरऑल मामला क्या है। दुनिया भर में सभी देश चाहते हैं कि उनके यहां कॉर्पोरेट टैक्स कम हो, स्पेशली नई कंपनीज के लिए। फायदा क्या होता है? नई कंपनीज उस देश में आएंगी क्योंकि टैक्स कम होगा, प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएंगी, वहां के लोगों को जॉब मिलेगा, वहां की इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, तो फायदा होता है। सभी देश ऐसा चाहते हैं। आपको याद हो तो पिछले साल इंडिया ने भी जो स्टैच्यूटरी टैक्सेशन है कॉर्पोरेट टैक्स का, अगर वो कंपनी जो अपने सारे एग्जाम्पशंस छोड़ दें उनके लिए 22% कर दिया था। बाकी जो सरचार्ज वगैरह लगेगा वो उसके ऊपर होगा। नई कंपनीज के लिए इसे 15% कर दिया गया था। तो सभी देश ऐसा करते हैं, इंडिया ने भी किया हुआ है। जब तक यूएसए में ट्रंप नहीं थे, ट्रंप के पहले वहां पर लगभग 35% कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था।
ट्रंप ने आने के बाद, चूंकि वो बिजनेसमैन थे और बिजनेसमैन उनके भाई बंधु थे, तो उन्होंने इसे घटाकर 21% कर दिया। अभी कोविड आया, यूएसए को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में ज्यादा पैसे मिल जाएं। तो वो प्लान ये कर रहे हैं कि वो जो 21% कॉर्पोरेट टैक्स है, तो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान ये कर रहा है कि वो इसे बढ़ाकर 28% कर दें। अब मामला ये है कि जब आप 28% करेंगे, तो कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये टैक्स बहुत कम है। तो जो आपकी कंपनीज हैं वो दूसरे देशों में जाकर अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज लगाना शुरू कर देंगी। अब इससे यूएसए को नुकसान होगा। यूएसए ये चाहता है कि जब वो अपना कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएं, तो सभी लोग अपना कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दें। इसलिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि पूरी दुनिया में हर कंट्री में कम से कम 21% का कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए। यह होना चाहिए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। 21% कम से कम हो। इससे ज्यादा कोई रखना चाहता है तो रखे, इससे कम ना रखे। यह प्रस्ताव उन्होंने रखा। अब देखिए, यूएसए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को लेकर इंटरेस्टेड क्यों है, यह बात मेरे जैसे व्यक्ति को भी समझ में आ रही है। मैं ना तो कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं और ना ही मुझे दुनियादारी की बहुत जानकारी है। आप समझ सकते हैं कि सभी देशों के पास बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट होते हैं, एनालिस्ट होते हैं। ये बात तो उन्हें भी समझ में आ रही होगी ना कि यूएसए ऐसा क्यों चाहता है। तो कोई भला यूएसए की बात क्यों मानेगा? हर कंट्री सॉवरेन है, वो डिसाइड करेंगे कि उनके यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स क्या होगा। यूएसए कैन नॉट डिक्टेट कि यहाँ उनके देशों में कॉर्पोरेट टैक्स क्या होना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि यूएसए इतना बेवकूफ है कि वो इस तरीके से कहेगा नहीं हम बढ़ा रहे हैं तो आप भी बढ़ाओ? इतनी बात तो उसको भी पता है ना कि ऐसे तो कोई नहीं मानेगा। तो कोई ना कोई तो पॉजिटिव आर्गुमेंट देना पड़ेगा ना। क्या है वो पॉजिटिव आर्गुमेंट जिसकी बेसिस पे यूएसए ऐसा कह रहा है? उनका आर्गुमेंट ये है कि हर कंट्री में जो कंपनीज होती हैं वो अपना प्रॉफिट बचाने के लिए अपनी कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स को ऐसे देश में शिफ्ट करती हैं जहां पर कम टैक्स लगता है। अगर हम पूरी दुनिया में मिनिमम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगा देंगे, तो ऐसी कंपनीज इस प्रकार से अपना टैक्स नहीं बचा पाएंगी। कैसे नहीं बचा पाएंगी? देखिए, इसमें होगा ये कि अगर किसी कंट्री की एक कंपनी ने दूसरी ऐसी कंट्री में जाकर अपनी फैसिलिटी को एस्टैब्लिश किया है जहां पर कम टैक्स लगता है, तो जो टैक्स गैप होगा वो उन्हें पे करना पड़ेगा। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, चलिए एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। वैसे एक एग्जांपल यहां पर मेंशन किया गया है, ये आप अपनी सहूलियत के लिए पढ़ सकते हैं। मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा और आसान भाषा में समझाता हूं। सपोज करिए इंडिया में एक कंपनी एक्स वर्क कर रही है। ग्लोबल मिनिमम ये जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, सपोज करिए ये लग गया और इंडिया ने इसे ही फॉलो करते हुए अपने यहां 21% का कॉर्पोरेट टैक्स लगाया हुआ है। कंपनी एक्स ने अपने टैक्स को बचाने के लिए कंट्री बी में जाकर अपनी कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स को स्टैब्लिश कर लिया जहां पर टैक्स केवल 11% लगता है। अगर पूरी दुनिया में ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का प्रावधान है, तो इंडिया लीगली इस बात के लिए अलाउड है कि वो कंपनी बी से ये कह सकता है कि आपने जो भी प्रोडक्शन कंट्री बी में किया है वहां पर आपने 11% टैक्स दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने 11% दिया, आपने वहां पे प्रोडक्शन किया, वी नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन बाकी का 10% आप मुझे दीजिए। और ये कंपनी एक्स मना नहीं कर पाएगी क्योंकि इन्हें ग्लोबल लेवल पे 21% कॉर्पोरेट टैक्स देना ही होगा। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान इंडिया को इस पर्सपेक्टिव से होता है, लगभग हर देश को होता है। तो इस तरीके से इस नुकसान से हर देश बच जाएगा क्योंकि तब वो लीगली इस बात के लिए अलाउड होंगे कि अगर कोई कंपनी किसी टैक्स हेवन कंट्री में जाकर टैक्स बचाने का प्रयास कर रहा है तो वो उसका गैप उससे वसूल सकते हैं और वो इसके लिए लीगली अलाउड हो जाएंगे आफ्टर इस टैक्स रिजीम के इंप्लीमेंटेशन के। फर्दर यूएसए ने यह भी कहा कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जो इस 21% के रिजीम को नहीं मानेगी, तो हम उन्हें जो कई तरीके के एग्जम्पशंस देते हैं वो भी नहीं देंगे, उन्हें डिसइंसेंटिवाइज करेंगे कि वो इस 21% के रिजीम को माने। अब देखिए, अब इससे देशों को फायदा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब लोग इस बात पर विचार कर सकते हैं। डेफिनेटली इंडिया ने भी यही कहा है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी बातचीत होगी एंगेज होंगे और हम देखेंगे, हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो इवेलुएट करेंगे इसके क्या फायदे क्या नुकसान है और फिर हम देखेंगे कि हम इसे फॉलो करें या फिर ना करें। तो ये सारी बातें ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के बारे में, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। हाल ही में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उन्होंने ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ये जो ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा बनाया गया है। इसको डेवलप किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने। और किसके डायरेक्शन पे बनी है, किसने बनवाया है, तो वो है
DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सवाल यह है कि क्या होता है ट्रेड फैसिलिटेशन। जैसे नाम से क्लियर है, ट्रेड को फैसिलिटेट करना, ट्रेड को बढ़ावा देना। अगर आप कहीं व्यापार करने जाते हैं तो आपको क्या होगा, कैसे आप व्यापार आसानी से कर पाएंगे। आपको अगर पता रहे कि रूल्स कौन कौन से हैं, अगर आपको जो सारी क्लियरेंस है एक जगह मिल जाए, लाइसेंसेस की ज़्यादा झमेले ना हो, आपको लिखित में मिले कि भाई क्या क्या नियम है और कैसे नियम है, कितनी आपकी फीस है, क्या लाइसेंसिंग है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये क्लियरली पता रहे तो व्यापारियों के लिए आसानी हो जाती है। तो अगर किसी को कुछ सामान एक्सपोर्ट करना है तो उसको पता रहे कि क्या प्रोसीजर है, कहाँ कहाँ से उसको परमिशन लेनी है एक जगह से, तो उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है चीज़ें करना। इसी तरह के प्रोसीजर्स को हम कहते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन। यानी अगर सब कुछ डिजिटाइज हो जाए, वन विंडो क्लियरेंस मिल जाए, एक ही जगह सब कुछ क्लियर हो जाए, तो ट्रेड में सहूलियत होती है। इसे कहते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन। इसी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है। तो ये क्या करेगी ऐप, ये आपको रियल टाइम ट्रेड पॉलिसी अपडेट देगी, क्या पॉलिसी चेंज हुई है, क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट दी जाएगी, और जो भी DGFT की सर्विसेज हैं उनकी पूरी आपको एक्सेस दिया जाएगा यहाँ के थ्रू। आप अपनी जो हेल्प रिक्वेस्ट है रियल टाइम में भेज सकते हैं कि मुझे मदद चाहिए, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको वहीं से लाइव हो जाएगी, रियल टाइम हो जाएगी। ये टेक इनेबल्ड गवर्नेंस है, यानी कि इंडिया की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वर्ल्ड में, उसमें ज़रूरत है कि अगर कोई फॉर्म भर के भेजे और 10 दिन बाद उसको पता चले कि भाई उसको परमिट मिला या नहीं, तो उससे सॉल्यूशन का एक तरीका है टेक इनेबल्ड सॉल्यूशन का तरीका, जहाँ पर आप इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में जहाँ पे काफ़ी टैरिफ सब देश घटा रहे हैं ताकि व्यापार बढ़े, वहाँ इससे आप ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकेंगे, आसानी से व्यापारी व्यापार कर पाएंगे, इंडिया से सामान खरीद पाएंगे, इंडिया में सामान बेच पाएंगे। तो इसलिए इनिशिएटिव किया गया है और कहा जा रहा है कि इंडिया का जो $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट है 2025 तक, उसकी पूर्ति के लिए बहुत आवश्यक है ये, और 5 ट्रिलियन का टारगेट तो इंडिया का है ही। अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो जो मैंने बोला कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT, उनके डायरेक्शन में ये बना है। तो DGFT है क्या? DGFT असल में 1991 में फॉर्म हुआ था। ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। नाम से ही क्लियर है, फॉरेन ट्रेड के ऊपर फोकस करता है, यानी ये फोकस करेगा एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और रिस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो इसका मेन मुद्दा है, ताकि अच्छी ट्रेड पॉलिसी बनाई जाए ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दिल्ली में है। तो जो हमारा कोर पॉइंट था कि ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप क्यों लॉन्च हुई, किस मिनिस्ट्री द्वारा की गई, किस बॉडी के द्वारा इसको कहा गया, और TCS ने इसको डेवलप किया है। तो ये हो गई कहानी ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप की। हाइड्रोजन इकोनॉमी न्यू दिल्ली डायलॉग 2021 के ऊपर आते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन इकोनॉमी न्यू दिल्ली डायलॉग की शुरुआत की गई। ये किसने, ये जो डायलॉग है हाइड्रोजन इकोनॉमी न्यू दिल्ली डायलॉग, ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया? तो ये ऑर्गेनाइज़ किया था दी एनर्जी फोरम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के अंतर्गत आता है। इसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। अब सवाल ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे हुआ? वर्चुअली हुआ होगा भाई, कोरोना का टाइम है, और इसमें बातें क्या की गई, क्या फोकस है इस डायलॉग का? इस डायलॉग का जैसे नाम से क्लियर, इस फोकस में है कि कैसे हम हाइड्रोजन इकोसिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है कोलैबोरेशन की, कोऑपरेशन की और कोअलिशन की हाइड्रोजन की फील्ड में, ताकि हम हाइड्रोजन राउंड टेबल्स कर पाएँ, एक हाई लेवल मिनिस्ट्रियल सेशन बना पाएँ, जिसमें हम फोकस कर पाएँ रोड मैप्स के ऊपर, क्या क्या मैपिंग डिमांड्स है, कैसे हम हाइड्रोजन की सप्लाई दे पाएंगे, कैसे जो अलग अलग रीजन है दुनिया के जहाँ पर हाइड्रोजन मिल रहा है, वहाँ पे क्या क्या पॉलिसी मेकर्स एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, उन अलग अलग रीजन्स के लोगों को बुलाया जाएगा, उनके साथ डिस्कशन की जाएगी। इसके अलावा एक सेपरेट सेशन रखा जाएगा इंडिया के हाइड्रोजन मिशन के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका भाई, कि कैसे हाइड्रोजन इकोसिस्टम बाकी जगहों पे काम कर रहा है, क्या क्या कार्य अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे हो रहे हैं, क्या थिंक टैंक्स वहाँ कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, क्या इंडस्ट्री कर रही है, उसको समझ के इंडिया में भी कुछ ऐसा डेवलप किया जाए। तो इससे आप मैच करा सकते हैं कि रायसीना डायलॉग जैसा ही कुछ सिनेरियो इसका भी है, राइट। ये हो गया हाइड्रोजन इकोनॉमी न्यू इंडिया डायलॉग 2021। रायसीना डायलॉग्स भी इंडिया में ही, दिल्ली में ही होते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है ITCN प्रोग्राम के बारे में। जब भी हम अपने आसपास देखते हैं कि हम किसी शहर का निर्माण करते हैं या कोई काम होता है, तो वहाँ फोकस किसके ऊपर होता है? क्या लगता है आपको? वहाँ फोकस होता है जो यूथ है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उसके ऊपर। हम अक्सर किसे नेगलेक्ट करते हैं? बच्चों को। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया है जिसके थ्रू जो ऑफिशियल्स हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ, या हमारी सिटीज़ को डिज़ाइन करते हैं, उनके अंदर काम करते हैं, वो कैसे यंग बच्चे जो हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो इन्फेंट्स हैं, उन सब के फ्रेंडली इकोसिस्टम को कैसे क्रिएट करें, कैसे एक ऐसा सेटअप बनाया जाए जहाँ कि जो इन्फेंट्स हैं, टॉडलर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, या उनके फ्रेंडली नेबरहुड्स क्रिएट किए जाए। जैसे अगर आपने कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है जहाँ पे सिर्फ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, या आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखें, कोई बच्चा वहाँ आ रहा है तो वो गिर के इंजर्ड हो सकता है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, विच इज़ इन्फेंट, टॉडलर एंड केयर गिवर फ्रेंडली नेबरहुड्स। ये एक ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा,
और ये पार्टनरशिप में है बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन के साथ। मेरा पॉइंट ये है कि है क्या ये प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम वही है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके फ्रेंडली नेबरहुड्स को कैसे डिज़ाइन किया जाए, कैसे बनाया जाए। तो ये प्रोग्राम करेगा क्या, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कि लेट्स से ऑफिशियल्स हैं, जो कि काम करते हैं इस क्षेत्र में, उनको ट्रेन करेगा। ट्रेनिंग की जाएगी एक पूरी स्ट्रक्चर के थ्रू, जो अलग अलग मॉड्यूल होंगे जिनका एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको ट्रेन किया जाएगा। तो हमारे काम की चीज़ें कि ITCN प्रोग्राम क्या है, किसने लॉन्च किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, किसके साथ पार्टनरशिप में है, तो बर्नार्ड वैन ली फाउंडेशन। और इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स में ये जिस प्लेटफॉर्म पे होगा उसका नाम क्या है, वो है नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म, राइट। और जब हमने इतना ही पढ़ा ही है, जब हमने पढ़ा जो लॉन्च कर रहा है इसको, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता होगा, जो हमें ऑब्वियसली पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा इजी है बताना, अगर आपने पढ़ा है तो पता ही होगा आपको। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में, क्योंकि काम तो ये हो रहा है कि अर्बन सिटीज़ में या जो नेबरहुड्स बनाए जा रहे हैं उनको इस तरह से ऑफिशियल्स और प्रोफेशनल को ट्रेन किया जाए कि वो इन्फेंट टॉडलर फ्रेंडली हो, राइट। तो इसके अंदर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, उनको ट्रेन किया जाएगा, पूरा मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर स्टैब्लिश हुआ था 1976 में। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है हम पहले ही बात कर चुके हैं। क्या करता है, तो इसका काम है रिसर्च और प्रैक्टिस इश्यूज़ को, जो अर्बनाइजेशन के क्षेत्र में जो भी रिसर्च होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट प्लान बना रही है, स्कीम्स बना रही है, उससे पहले कुछ रिसर्च किया जाता है, क्या इस शहर के लिए अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है भविष्य को ध्यान में रखते हुए। तो ये सजेस्ट करती है कैसे जो हमारा रिसर्च आ रहा है और जो हमारी अभी पॉलिसी लेवल पे काम चल रहा है उनमें कैसे समन्वय बैठाया जाए। तो जो रिसर्च, नॉलेज मैनेजमेंट, पॉलिसी एडवोकेसी की जो पॉलिसी बन रही है उसमें सजेशन देना, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाए पॉलिसी मेकर्स की या फिर ऑफिशियल्स की, कौन कौन से अर्बन चैलेंजेस, कौन कौन सी आगे समस्याएं आ सकती हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये एक इकोसिस्टम बनाने का प्रयास करता है कि जो अर्बन इंडिया को और ज़्यादा बेहतर बना सके। तो ये हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। और जिस प्लेटफॉर्म की हमने बात की थी, जिसके ऊपर हमारा ये ITCN प्रोग्राम चलेगा, वो है नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि अगेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स का ही पार्ट है। ये करता क्या है, इसका काम भी यही है कि जो हमारे अर्बन ऑफिशियल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो नेता हैं, जो इलेक्ट होके आते हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं या NGO हैं, या जो भी पूरे इकोसिस्टम में जो भी लोग होते हैं, इन सबको एम्पावर किया जाए, उनको बताया जाए कि कैसे हम एक सस्टेनेबल और रिजिलियंट शहर बना सकते हैं, कैसे हम सिटीज़ डेवलप कर सकते हैं जो सबका ख्याल रखें। तो इसके लिए उनको एम्पावर करना, उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जानकारी देना, ये इसका काम है, विच इज़ नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म। नाम से क्लियर है, उन सबको जानकारी मिलेगी हर एक चीज़ की यहाँ से। तो आपने सीखा व्हाट इज़ NULP यानी नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म, व्हाट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और ITCN प्रोग्राम क्या है। और बात करते हैं नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की, जिसकी पहली मीटिंग हाल में की गई। ये असल में जो DPIIT है यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा बनाया गया था। इसका काम है गवर्नमेंट को असल में एडवाइस करना कि किस तरह हम और इनोवेटिव और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ा सकते हैं, यानी जो हमें ग्रोथ करनी है उसमें कैसे हम और ऐसा सिस्टम बना सके कि स्टार्टअप ग्रो करें, ताकि लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। और इसका जो ये काम है इसका करना है कैसे इनोवेशन सिटीजन्स और लोगों में बढ़ाया जाए, यानी आम स्टूडेंट्स कैसे इसको लेके और ज़्यादा इनोवेशन को लेके और ज़्यादा एम्पावर्ड हो सके, कैसे जो सिटीजन्स हैं उनको पता लग सके कैसे इनोवेट करना है। तो ये हर एक सेक्टर में काम करती है, अर्बन हो, सेमी अर्बन हो, रूरल एरियाज़ में। और इसका काम क्या होता है, इंक्यूबेशन प्रोवाइड करना, रिसर्च में सपोर्ट देना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हमारे देश में इंक्यूबेटर्स नहीं है जहाँ लोग आके कार्य कर सके। कुछ अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो उसको स्केल अप कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो ये NSAC जो है, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, इसका काम ही यही है। तो इसको चेयर करता है, तो चेयर करते हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके जो नॉमिनी होते हैं वो मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा से आते हैं। और जो भी नॉमिनीज होंगे वो जॉइंट सेक्रेटरी से कम लेवल के नहीं हो सकते, वो वही होते हैं इसके अंदर। और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो देखिए, जब स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की बात आ रही है तो क्योंकि स्टार्टअप इंडिया मिशन जब आप रिवाइज करते हैं तो उसके साथ जो बॉडीज़ हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको साथ में रिवाइज कर लेनी चाहिए। पहले जो काउंसिल बना था उसकी क्या रिकमेंडेशंस आई, अभी कोई बड़ी रिकमेंडेशंस में आई नहीं है, पर हमें स्ट्रक्चर थोड़ा पता होना चाहिए। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। नाम से क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का अगेन ये एक चैलेंज है जिन्होंने लॉन्च किया, ईट स्मार्ट और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल। तो इसमें क्या कहानी है, इसमें कोशिश की गई है कि कैसे अलग अलग शहरों में
जो जो उनके मेजर्स हैं कि भाई कैसे वो जो सही तरह के भोजन को या सही तरह के खान पान की जो तौर तरीके हैं जो उसमें लेके सेफ्टी मेजर्स उसको बढ़ावा देते हैं, किस तरह किसी राज्य ने अपने एक स्पेशल किसी फूड को, जैसे मान लीजिए हैदराबादी बिरयानी की बात हो गई, तो हैदराबाद क्या क्या सिस्टम फॉलो करता है उसकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए, उस तरह से क्या उससे दिल्ली सीख सकते हैं, क्या मुंबई में कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो स्मार्ट सिटीज़ हम डेवलप करने की बात हो रही है, वहाँ बिना स्मार्ट फूड यानी स्मार्ट ईटिंग के, बिना उस हैबिट्स के लोगों के हेल्थ केयर डेवलप नहीं हो सकती। तो ये चैलेंज खुला है सभी स्मार्ट सिटीज़, कैपिटल सिटीज़ के लिए जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा है। इसका काम क्या है कि स्मार्ट सिटीज़ को मोटिवेट करने के लिए कि भाई कैसे एक हेल्दी, सेफ और सस्टेनेबल फूड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, कैसे हम एक स्मार्ट सॉल्यूशन बना सकते हैं जो फूड रिलेटेड इश्यूज हैं उसके बारे में। इंडिया के बारे में फेमस है कि इंडिया में जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं, स्पेसिफिकली दिल्ली में, तो दिल्ली बेली कहा जाता है उसको, कि लोगों की पेट में गड़बड़ हो जाती है, इतना ज़्यादा जो खाना की क्वालिटी के चक्कर में रोड साइड वेंडर्स जो खाना बेचते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, उनको आदत नहीं होती उन चीज़ों की। तो ऐसी चीज़ें जो इंडिया की थोड़ी इमेज के लिए ख़राब हैं उनको भी ठीक करना इसका काम है। और ऑब्वियसली जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसकी भी हेल्थ का इश्यूज़ पर रहता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बोला दिल्ली वैली का इशू, उसी तरह से कोशिश की गई किस तरह एक बिहेवियरल चेंज बनाया जाए फूड सेफ्टी की तरफ, हाइजीन की तरफ, न्यूट्रिशन की तरफ। अगर रख रखाव अच्छा होगा, हाइजीन अच्छी होगी और जो स्ट्रीट साइड वेंडर्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं वो एक क्वालिटी को फॉलो करेंगे तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो वो क्या तरीके हो सकते हैं, इसलिए चैलेंज स्थापित किया गया था। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज भी है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट पॉलिसी के साथ कोलैबोरेट किया गया है। क्यों? इसमें कोशिश की गई है कि कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, कैसे उसको और ज़्यादा इनोवेटिव बनाया जाए, उसको कैसे डेवलप किया जाए स्टार्टअप, ताकि जो प्रॉब्लम्स अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें जहाँ मेट्रोज रन कर रही हैं वहाँ मेट्रोज तक पहुँचने में समस्या है, टाइमिंग का इशू है, ऑफिस एक साथ बंद होते हैं। तो ये एक एम करता है जहाँ डिजिटल सॉल्यूशन बनाया जाए ताकि लोगों को सेफ, अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, रिलायबल सर्विस दी जाए। अगर कोई महिला भी है तो उसको कोई टेंशन ना हो। जो ट्रांजिट रूट हैं, बसेस हैं, वो मेट्रो तक जा पाएँ, या फिर जो बाइकिंग की सुविधाएं हैं, वॉकिंग, मोटराइज ट्रांसपोर्ट, और यहाँ तक कि जो बस ऑपरेटर के मार्जिन हैं उनको लेके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सब पे फोकस किया गया। और ITDP असल में एक NGO है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है इसके ऊपर कि भाई कैसे हम इन सिस्टम्स को डेवलप करें, राइट। तो ये हो गई बात। अब पॉइंट है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या, क्यों ये अभी चैलेंजेस किए जा रहे हैं। अभी जो कोविड आया है तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई है, राइट। तो यहाँ एक ऑप्शन है कि अगर हम डिजिटल इनोवेशन चैलेंज करें, बता सकें किस तरह डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कैसे सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं सिटीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिटी और स्टार्टअप्स को मौका देगा कैसे हम डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर सकें अर्बन मोबिलिटी को। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा आप ही सोचिए। अगर आप ऊबर या ओला की बात करें, या फिर आप टैक्सी फॉर श्योर की बात करें, या फिर आज आप इसे डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, पहले लाइनें बहुत लंबी लगा करती थी, टिकटें अब खुद रिचार्ज की जा सकती हैं। ये कुछ तरीके हैं डिजिटल सॉल्यूशंस के। इस तरह के एग्जांपल्स और बढ़ाए जा सकें, ये इसका चैलेंज का उद्देश्य है। इंडियन नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में, जहाँ हाल ही में जो यहाँ के सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री के मीटी के, उन्होंने नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव्स में लॉन्च किया, जिसमें IPv6 एक्सपर्ट पैनल शुरू किया गया, IP गुरु। ये जितने लोग हैं, जितनी कंपनीज हैं, जितने स्ट्रक्चर्स हैं जो कि IPv4 से IPv6 पे माइग्रेट कर रहे हैं, उनको सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। IPv6 IPv4 क्या होता है? IP मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जो आपका कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस या कुछ भी है उसका एक एड्रेस होता है, जैसे पोस्टमैन का एड्रेस होता है आपके घर का, वैसे इंटरनेट प्रोवाइडर को आपका एक IP एड्रेस चाहिए होता है ताकि आपको वो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करा पाए। हर डिवाइस जो आप होल्ड करते हैं उसका एक IP एड्रेस होता है। तो जब ये पहले इसका शुरू हुआ तो IPv4 स्टार्ट हुआ था एक टाइम में, लेकिन IPv4 के साथ प्रॉब्लम ये थी कि केवल 4 से 5 बिलियन ही इसमें IP एड्रेसेस बनाए गए थे, और लोगों को लगा था कि 5 बिलियन एड्रेस तो बहुत हो गए, 4 बिलियन इतने लोग तो कभी होंगे नहीं। अभी हमें पता लगा कि भाई साहब ऐसा तो कुछ नहीं है। IP जो आपने देखा होगा 32 बिट, आप देखते होंगे कंप्यूटर में कभी कभी लिखता आता होगा 64 बिट। तो ये इंडिया में नॉर्मली IPv4 सेटअप स्टार्ट किया था जो कि 32 बिट एक सेटअप था, जिसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में ही आप एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद अब वो ऑलमोस्ट एड्रेसेस खत्म होने वाले हैं। तो फिर उसके बाद जब अभी खत्म होने वाले हैं तो पहले लोगों को पता लग गया था, एक्सपर्ट्स को, कि ये खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने IPv6 में माइग्रेशन स्टार्ट कर दी थी। तो इंडिया में धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें अनलिमिटेड, मतलब इसमें शायद बहुत ज़्यादा ही एड्रेस मिलेंगे, इतने ज़्यादा अपग्रेडेबल हैं कि शायद ही हम अपने जीवन काल में से ख़त्म कर पाएंगे। 2-3 जनरेशन तक ये एड्रेस खत्म नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी ऐसी बात है। तो किसका एफर्ट है ये? DOT, MITY और इंडस्ट्री तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्यों? आपको पता लग गया होगा कि अगर हम IP4 में ही लटके रह गए तो उसमें IP एड्रेस तो खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आगे जाके नया आपको कोई डिवाइस लेना है तो काम कैसे करेगा? तो इसलिए IPv6 में हमें मूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। तो इसीलिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह में जो किताबें चलती हैं, जो स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं, वो सारे IPv4 वाले पढ़ाए जाते हैं इंडिया में, क्योंकि उन्हें अपग्रेड नहीं किया गया था। तो ये एक निक्सी एकेडमी बनाई गई है
जिसका काम है जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको IPv6 के बारे में पढ़ाना, उनको जानकारी देना कि भाई कि कैसे आप काम कर सकते हैं, उनको अपग्रेडेशन देना, सर्टिफिकेट कोर्स करवाना ताकि वो आगे जाके और अपनी जॉब्स को अपग्रेड कर पाएँ, आगे और स्किल सेट बढ़ा पाएँ, अपस्किल हो पाएँ। तो निक्सी ने डेवलप किया IPv6 इंडेक्स पोर्टल इंटरनेट कम्युनिटी के लिए, जहां बताया जाए कि एडॉप्शन रेट इंडिया में कितनी है, कितने लोग IPv6 पे माइग्रेट कर रहे हैं, कैसे दुनिया में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ताकि इंडिया के एडॉप्शन रेट के साथ कंपेयर किया जा सके और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा सके वेब एडॉप्शन को, चाहे वो IPv6 में हो। IPv6 का ट्रैफिक जब होगा, जब सारे लोग मूव कर जाएंगे तो क्या समस्याएं आ सकती है, उन सबके ऊपर काम करना। तो जब इतनी बातें करी ही तो ये भी देख लेते हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है क्या। असल में ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाया गया था। ये सेटअप बनाया गया था ISPs के द्वारा, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके द्वारा, ताकि जो डोमेस्टिक टैरिफ है, जो कीमतें हैं देश की, उसके बारे में काम किया जा सके। तो ये 2003 से काम कर रहे हैं इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीजन ऑफ इंडिया के बीच में, बताना उनको कि भाई कैसे एक्सचेंज डेवलप किया जा रहा है, क्या सेटअप है, जो अलग अलग डोमेन है इंडिया में, जैसे .in रजिस्ट्री की बात हो गई, कैसे उसको ऑपरेशन किया जाएगा। .in मतलब आपने देखा होगा gov.in इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट होगी तो आप खोलेंगे, आप देखेंगे, और अमेरिका की .com हुआ करती थी, उस तरह अलग अलग देशों की .co.uk यूनाइटेड किंगडम का है, तो इंडिया की .in डोमेन है, तो उसको मैनेज करना हो गया। और IRNN जो मैनेज करती है इंटरनेट प्रोटोकॉल इंडिया का, IPv4 हो या IPv6 हो। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो मैं किस बात में बात कर रहा हूँ कि IPv6 क्या है, और जो ये बॉडी बनाई गई थी इसका भी काम है कि इसमें काम करना, सिटीजन्स को अवेयर बनाना कि क्या क्या डोमेन स्ट्रक्चर है, कैसे इसको फॉलो किया जा सके। लेकिन जो IPv6 पे मूवमेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता लग गई होगी। आगे बात करते हैं रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0 के बारे में, जो कि RBI ने सेटअप किया गया है। ये क्या करेगी भाई, RBI ढेर सारे सर्कुलर्स निकालती है, सेटअप्स निकालती है, तो इन सभी जो इनके रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं कि भाई ये करिए वो करिए, तो इसको कोई तो होना चाहिए चेक करेगी भाई कितने लेवल पे जो ये रिकमेंडेशन, ये जो प्रिस्क्रिप्शन RBI निकाल रही है, जो भी ये सेटअप कर रही है रेगुलेशंस RBI, वो कैसे हैं, उनको क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, कैसे उनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे उनको और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए इन्होंने एक रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0 क्रिएट की है, जिसमें कि M राजेश्वर राव को इसका डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया है, और ये 1 साल के लिए इसकी अथॉरिटी होगी। और ये क्या करेगी वही जो मैंने आपको बताया, स्ट्रीमलाइनिंग, इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ सेवरल प्रोसीजर्स, जो प्रोसीजर्स RBI फॉलो करती है उनको कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, कैसे और ज़्यादा ईजी बनाया जा सके कि भाई सर्कुलर ढेर सारे हर हफ्ते ना निकले, और कैसे सर्कुलर आसानी के साथ इंप्लीमेंट किए जा सके। ये काम है इस रिव्यू का अथॉरिटी का। इंपॉर्टेंट आर्टिकल करेंसी वॉच लिस्ट के बारे में, यानी US की ट्रेजरी ने भारत समेत 10 अलग देशों को करेंसी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। यानी इनकी जो करेंसी की रेट है, जो इनकी मुद्रा की रेट है डॉलर के मुकाबले, वो जानबूझ के कम है। इन देशों ने करेंसी का मैनिपुलेशन करते हैं, अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस करते हैं, ताकि इनके देश की करेंसी की वैल्यू अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कम रहे, जिससे कि इनका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाए, इनका निर्यात सस्ता हो जाए। तो ये एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे और अपने देश की जो डेफिसिट है उसको कम कर लेंगे। अब ये क्या कहानी है, कैसे एक्सपोर्ट घट जाएगा और कैसे ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। मान लीजिए $1 में पहले के बराबर पहले 50 रुपये था, अभी इंडिया का रुपए का वैल्यू गिर गया और $1 के बराबर हो गया 100 रुपया। तो मान लीजिए किसी देश को अगर इंडिया कहीं से बिस्किट इंपोर्ट करना है, वो पहले $1 में, और एक बिस्किट की कीमत की दाम 50 रुपये है। तो पहले अगर उस व्यक्ति को इंडिया से बिस्किट इंपोर्ट करना होता था तो वो $1 देके 50 रुपये का एक पैकेट बिस्किट खरीद सकता था। क्योंकि अब रुपए की वैल्यू गिर गई है, $1 का कीमत 100 रुपये हो गया, तो वही अमेरिकी इंपोर्टर $1 खर्च करके 2 पैकेट बिस्किट खरीद सकता है भारत से। सेम $1 में अब 2 पैकेट बिस्किट आ रहे हैं क्योंकि रुपए की वैल्यू गिर गई है। तो उससे वहाँ का इंपोर्टर सोचेगा कि भाई मैं अपने देश में बनाने के बजाय इंडिया से खरीद लेता हूँ, क्योंकि इंडिया में रुपए की कीमत कम है, $1 में 2 पैकेट बिस्किट आ जाएंगे। तो जिन देशों की मुद्रा की कीमत इंडिया से ज़्यादा है, अगर कहीं पर $1 के बराबर लेट्स से चाइना में ज़्यादा है डॉलर के मुकाबले ज़ेन की कीमत, युआन की कीमत, तो वहाँ से उसको एक ही पैकेट बिस्किट मिलेगा, जबकि इंडिया से $1 खर्च करके वो 2 पैकेट बिस्किट ले सकता है, तो इंडिया से खरीदेगा। इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंडिया से ज़्यादा माल अमेरिका जाएगा। उससे क्या होगा, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, इंडिया में डॉलर आ रहे हैं, और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, यानी इंडिया जो व्यापार कर रहा है अमेरिका के साथ, अब इंडिया से सामान को वहाँ भेजना सस्ता पड़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। और इंपोर्ट वैसे के वैसे रहेंगे, इंपोर्ट कम ही हो जाएंगे, क्योंकि अब अमेरिका से कुछ लाना उल्टा महंगा पड़ जाएगा, राइट। क्योंकि 100 रुपये के बराबर $1 है, तो अगर यही बिस्किट इंडिया में कोई मंगवाता है इनसे अब, तो उसको महंगा पड़ रहा है, तो इसलिए इंपोर्ट घट जाएंगे और एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। इससे उनका जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी ट्रेड में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माइनस करेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस करके जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, वो अच्छा हो जाएगा, इंडिया का ट्रेड सरप्लस हो जाएगा।
तो ये कहानी है इस चीज़ की। अब यूएस किसी देश को करेंसी वॉच लिस्ट में तब डालता है जब उनके 3 काम होते हैं। एक, या तो जो उनका ट्रेड डेफिसिट है वो 20 बिलियन से ज़्यादा होता है, ट्रेड सरप्लस, यानी अमेरिका से आप 20 बिलियन डॉलर, 120 बिलियन डॉलर का अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और केवल $100 का इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी वहाँ पे निर्यात $120 का हो रहा है, वहाँ से आयात केवल $100 का हो रहा है, यानी अगर $20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा आपका सरप्लस है तो वो कहेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमसे ज़्यादा सामान ले रहे हैं और हमें कम दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी करेंसी के साथ कुछ हेरफेर कर रहे हैं। तब वो ऐसे देशों को डालता है करेंसी वॉच लिस्ट में। दूसरा, जब उन्हें लगता है कि उस देश की जो जैसे बैंक है या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी मुद्रा की जो रेट है उसको जानबूझ के घटाती है, वन साइडेड इंटरवेंशन करती है, तो वो उसको ऐसे जगहों पर डालता है। या फिर जिस देश का करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा होता है वहाँ ऐसा काम किया जाता है। तो इससे होता क्या है, जो ये अभी इम्पैक्ट इसका इंडिया पे होगा क्या, तुरंत कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में डाला है, इसका मतलब नहीं कोई पेनल्टी लग जाएगी या इंडिया से व्यापार रुक जाएगा, लेकिन इससे होता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर आपकी देश की थोड़ी वैल्यू थोड़ी घट जाती है, थोड़ा इमेज पे असर पड़ता है। तो इससे होगा कि अब इंडिया को जो आरबीआई वगैरह है इनको थोड़ा कदम उठाने पड़ेंगे कि भाई और हम रुपए की वैल्यू ना गिराएं, कुछ ऐसे काम ना करें कि अमेरिका को ऐसा लगे कि हम जानबूझ के रेट कम कर रहे हैं अपने रुपए का, राइट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो बात करता है सुदर्शन सेन कमेटी की। देखिए, आरबीआई ने एक नई कमेटी स्थापित की है, सुदर्शन सेन कमेटी, जो काम करेगी ये देखने के कि भाई जो अभी तक एआरसीज हैं यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो किस प्रकार से काम कर रही हैं, क्या इनका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो लीगल प्रोसीजर ये फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सही है या उनमें और एफिशिएंसी की क्या क्या संभावनाएं हैं। तो ये जानने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आप समझे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती क्या हैं। हमें पता है बैंक लोन देते हैं, अक्सर कंपनियां लोन वापस नहीं कर पाती या उनका जो एसेट है वो एनपीए हो जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कोई अगर कंपनी हो गई है जिसको बैंक ने लोन दिया है, तो एक तरीका है कि बैंक जाके खुद से उस कंपनी से पैसे की वसूली करे या उसको वो नीलामी हो उसकी, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है। तो उससे निकलने का एक ऑप्शन था कि बैंक अपनी उस एसेट को जो परफॉर्म नहीं कर रहा, जो एक तरह से कंपनी काम नहीं कर पा रही, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो, उसको बैंक्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी एआरसीज को बेच दिया करते थे। तो एआरसीज एक तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो बैंक से जो उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको खरीद लेते हैं, एक रेट फिक्स होती है दोनों साइड से। उसके बाद ये एआरसीज ये डिसाइड करती हैं कि भाई अब इसको कैसे चलाना है या कैसे जो हमने खरीदा है इस पर कैसे प्रॉफिट कमाएं या किस तरह इसको दोबारा चलाया जा सके। तो पहले एक प्री डिसाइडेड रेट पे इसको बेचा जाता है। तो ये सिस्टम है एआरसीज का। तो अब जो सुदर्शन सेन कमेटी बैठी है ये रिव्यू करेगी उस रोल का कि एआरसी का जो रोल है रिगार्डिंग स्ट्रेस्ड एसेट, जो भी एसेट्स एनपीएस वगैरह हैं उनमें उनको रिगार्डिंग क्या क्या किया जा सकता है। जो ऑलरेडी इंडिया का आईबीसी है यानी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का जो कोड है, जिसके तहत दिवालिया घोषित जब कोई कंपनी होती है तो जो उसका प्रोसीजर होता है रिजॉल्व करने का इशू, उसको फॉलो करने के लिए क्या क्या और सुझाव दिए जा सकते हैं, इसके बारे में काम करेगी ये कमिटी, राइट। तो एआरसी क्या होती है मैं आपको पहले मेंशन कर चुका हूं कि इससे बैंकों को फायदा होता है कि वो अपने काम पे ध्यान लगाएं और नॉन बैंकिंग फंक्शन जैसे कंपनी को ऑपरेट करना उनको नहीं आता, उनके एक्सपर्टीज से बाहर है, डिफॉल्टर से डील करना, इन सब का काम फिर एआरसी का हो जाता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। और इसके लिए ही कमेटी बैठाई गई है कि भाई इसको और एफिशिएंटली काम करवाया जाए। इसको रेगुलेट कौन करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लीगली ये सरफेसी एक्ट के अंदर फॉर्म हुई थी, राइट। सरफेसी एक्ट के अंदर इनको बनाया गया था और ये आरबीआई के सुपरविजन के अंदर ही काम करती हैं जो भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एआरसीज होती हैं। और इनमें स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपके पास 100 करोड़ का मिनिमम नेट ओन फंड होना चाहिए और जो इनका कैपिटल एडवोकेसी रेशियो है वो 15% होता है। अब ये जो 15% कैपिटल एडवोकेसी रेशियो है वो किसके हिसाब से है, वो है रिस्क वेटेड एसेट्स के हिसाब से। मतलब मान लीजिए कोई जो ये कंपनी है इसने कुछ पैसा किसी को उधार दिया तो हो सकता है पैसा डूब जाए, राइट, रिस्क है उस पैसे पे। तो उस रिस्क का जो 15% हिस्सा है वो कैपिटल इस कंपनी को अपने पास हमेशा रखना है कि डूब ना जाए कहीं। यानी रिस्क वेटेड एसेट्स वो होते हैं कि भाई कितना कैपिटल मिनिमम बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा ताकि वो बैंक दिवालिया ना हो जाए, राइट। इसे कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट, यानी टोटल एसेट यानी जितने आपके पास संपत्ति है उस पर कितना रिस्क है डूबने का, ठीक है। तो रिस्क वेटेड एसेट्स वो होते हैं जो मदद करते हैं कि भाई कितना कैपिटल आपको रखना है, इससे आपको पता लगता है कि भाई कितने आपके पैसे डूबने के चांस है। तो जो एआरसीज होती हैं उनको कम से कम 15% जो उनका रिस्क वेटेड एसेट्स है जो डूबने की संभावना है उसका कम से कम 15% का कैपिटल तो रखना पड़ता है अपने पास, ठीक है। ये इनकी रिक्वायरमेंट है। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, एआरसीज की, राइट। एआरसीज के क्या क्राइटेरियाज हैं, 100 करोड़ का मिनिमम नेट ओन फंड होना चाहिए। दूसरा 15% इसका कैपिटल एडवोकेसी रेशियो है। बैंक्स का कितना, बैंक्स फॉलो करते हैं बेसल नॉर्म्स, राइट। तो ये और यहाँ पर इसको किसने डिसाइन किया है, ये
सरफेसी एक्ट के अंतर्गत ये कहानी चल रही है। किसके बारे में? ARC के बारे में, राइट। अगला आर्टिकल बात करता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में। जो इंडिया की मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसने एक नया स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्टार्ट किया है। ये जो स्कीम है ये असल में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया जो इंटरनेशनल समिट हुई थी उसमें अनाउंस की गई थी। तो क्यों भाई ये समिट हुई? क्योंकि स्टार्टअप इंडिया को 5 साल हो गए अब, तो ये उसके लिए स्पेशल सीड फंड देगा। सीड फंड मतलब जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई नया चीज़ ढूंढते हैं, तो आपको पहले उसका प्रोटोटाइप बनाना होता है, एक सैंपल कि भाई देखिए ये हमारा है, इस तरह से एक मोबाइल काम करेगा, इस तरह से रिमोट काम करेगा, इस तरह से एक मोटरसाइकिल काम करेगी जो नई बनाई है हमने। तो उसके लिए आपको इनिशियली जो फंडिंग चाहिए होती है उसे कहते हैं सीड फंड। तो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आप डेवलप करते हैं, उसमें प्रोडक्ट का ट्रायल लेते हैं, उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, मार्केट में एंट्री देती हैं, कॉमर्शलाइज करने के लिए टाइम में आपको चाहिए, तो वो सीड फंड प्रोवाइड किया जाएगा जो इंक्यूबेटर्स है वहाँ से। तो ये कौन इंप्लीमेंट करेगा इसको? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई है जो कि ओवरऑल इसको मॉनिटर करेगी, एग्जीक्यूट करेगी स्कीम को कि किसको फंड देना है, किसको नहीं देना है। तो फंडिंग के लिए जो भी इंक्यूबेटर्स होंगे इंडिया में, जो कि एलिजिबल इंक्यूबेटर्स जहाँ पे स्टार्टअप बिल्ड किए जा रहे हैं, जहाँ ये प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं, वो फंडिंग देंगे जो भी स्टार्टअप्स ऐसा करना चाहते हैं उनको, ठीक है। तो जो भी इंक्यूबेटर्स होंगे उनको 20 लाख तक ग्रांट दी जाएगी कि भाई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए। उसके बाद 50 लाख तक इन्वेस्टमेंट दी जाएगी मार्केट एंट्री के लिए, कॉमर्शलाइज करने के लिए, कि एक प्रोटोटाइप डेवलप करना है वो चलो 20 लाख की फंडिंग मिली, फिर उसको बड़े लेवल पे मार्केट में लाना है तो उसके लिए भी 50 लाख तक की फंडिंग दी जाएगी। तो इसमें स्केल अप कैसे करना है वो सुविधाएं दी जाएंगी। डिबेंचर या लेट्स से डेट लिंक इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे कि आपका शेयर होल्डिंग का भी सिस्टम हो सकता है, या और भी कोई तरीके इख्तियार किए जाएंगे जहाँ पे आप मार्केट में आपका स्टार्टअप एंटर कर पाए। तो ये सेटअप है इसका। नॉर्मली किसने लॉन्च किया, कौन इसको लीड कर रहा है, जो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है वो कौन बना रहा है, ये हमें बताना चाहिए। किस मिनिस्ट्री के अंदर है, कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है, क्यों किया गया, 5 साल स्टार्टअप इंडिया के हो गए इसलिए किया गया, राइट। तो इसका ड्यूरेशन जो ओवरऑल ये ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है इसके लिए, ताकि जो इंक्यूबेटर्स हैं उसके लिए अप्लाई कर पाएँ। इसकी खास बात क्या है कि सिक्योर करेगा फंडिंग, इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज़, इंप्लीमेंटेशन और स्टार्टअप रेवोल्यूशन को तरह से शुरू करेगा। इसमें पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है कि जहां टायर 1, टायर 2 और टायर 3 के भी राज्यों से या शहरों से लोग उठ के आएँ और ऐसा स्टार्टअप में कुछ इनोवेटिव प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे उनको भी मदद मिले। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डॉज कॉइन के बारे में है। डॉज कॉइन की वैल्यू पिछले हफ्ते काफ़ी तेजी से बढ़ी। महज 24 घंटों में इसकी वैल्यू $19.9 बिलियन बढ़ गई। जो टोटल वैल्यूएशन है वो $34 बिलियन तक पहुंच गया। मैं आपको बता दूं कि डॉज कॉइन की इसके पहले कुछ खास इज्जत नहीं हुआ करती थी। है क्या ये डॉज कॉइन? डॉज कॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिसे 2013 में बनाया गया था, बिल्कुल बिटकॉइन की तर्ज पर। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं होती, एक इनक्रिप्टेड डेटा होता है, यूनिट ऑफ इनक्रिप्टेड डेटा, जिसे आप यूनिट ऑफ करेंसी की तरह ट्रीट करने लगते हैं, उसे ही क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। 2013 में बिली मार्कस और जैक्सन पामर नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने डॉज कॉइन बनाया। बिटकॉइन के अल्टरनेटिव के तौर पे उस समय बिटकॉइन काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। इनफैक्ट कई सारे फ्रॉड क्रिप्टो कॉइन्स भी मार्केट में आने लगे थे। मजाक के तौर पर सीबा इनू जो एक डॉग की ब्रीड है, जापानीज डॉग की ब्रीड है, उसके मीम्स उस समय काफी पॉपुलर हुआ करते थे। उसी मीम के आधार पर उन्होंने डॉज कॉइन का नाम उठाया, जिसे उस समय डॉज मीम कहा जा रहा था, और इस कॉइन को तैयार कर दिया गया। इस डॉग के मीम्स आपने बहुत सारे देखे होंगे। इंटरव्यूअर कहता है आपके पास कोई स्पेशल स्किल है क्या, तो ये कहते हैं कि मैं अपनी टंग को टर्न कर सकता हूं। ऐसे कई सारे मीम्स आपने देखे होंगे इस डॉग के। तो ये जो डॉग की ब्रीड है शिबा इनू, ये जापानीज डॉग की ब्रीड है, इसी को आधार बनाकर मजाक के तौर पे डॉज कॉइन 2013 में आया। उस समय इसकी कुछ खास इज्जत नहीं थी, मजाक के तौर पे आया था तो लोगों ने भी मजाक में ही लिया। लेकिन हाल फिलहाल में इसकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई समझेंगे। उसके पहले ये बिटकॉइन से डिफरेंट कैसे है, बिटकॉइन कैसे जनरेट होता है, आपने अभी तक डेफिनेटली कुछ न कुछ पढ़ा होगा। बिटकॉइंस को जनरेट करने के लिए आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस या फिर पजल्स को सॉल्व करने होते हैं। ये पजल्स आप नॉर्मल कंप्यूटर से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको हाई स्पीड कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ती है, जो सभी के पास नहीं होते, और उन कंप्यूटर्स की मदद से भी सभी इन पजल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ स्पेशलिस्ट लोग हैं जो लगातार इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो इन मैथमेटिकल पजल्स को हाई स्पीड कंप्यूटर्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं, बिटकॉइंस को जनरेट करते हैं। चूंकि ये जो पजल्स हैं इनको सॉल्व करने की एक लिमिटेशन है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मैक्सिमम 21 मिलियन बिटकॉइंस को ही जनरेट किया जा सकता है इन सभी पजल्स को सॉल्व करके।
उसके बाद ये सारे पजल्स खत्म हो जाएंगे, बिटकॉइंस जनरेट नहीं किए जा सकेंगे। संभावना ये भी है कि 2040 तक हम ये सारे 21 मिलियन बिटकॉइंस इन पजल्स को सॉल्व करके जनरेट कर लेंगे। लगातार कई सारे लोग हैं जो बिटकॉइंस को जनरेट करने में लगे हुए हैं। डॉज कॉइन के साथ ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। जहां बिटकॉइंस महज 21 मिलियन ही जनरेट किए जा सकते हैं, वो भी अभी सारे हुए नहीं है। डॉज कॉइन तो ऑलरेडी 100 बिलियन एग्जिस्टेंस में है। अब बात यह है कि डॉज कॉइन की इज्जत अभी हाल फिलहाल में इतनी बढ़ क्यों गई। एक्चुअली में देखिए, एक कंपनी है कॉइनबेस नाम की, जो कि वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज की तरह वर्क करती है। जैसे इंडिया में स्टॉक्स या शेयर के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही वर्चुअल करेंसी के लिए एक्सचेंज की तरह वर्क करता था कॉइनबेस। कॉइनबेस अभी हाल ही में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया यूएस के। लिस्ट होने के बाद कॉइनबेस की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसके जो एसेट्स थे उनकी वैल्यू बढ़ गई, तो डेफिनेटली इससे एसोसिएटेड जो भी करेंसीज थी उनकी वैल्यू भी बढ़ गई। डॉज कॉइन भी कॉइनबेस से एसोसिएटेड था, तो इसकी भी वैल्यू काफी तेजी से बढ़ने लगी। एट द सेम टाइम इलोन मस्क ने भी इसका कई बार जिक्र किया, तो लोगों ने इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना भी शुरू कर दिया। बट क्रिप्टो करेंसीज के साथ हमेशा कुछ कंसर्न होते हैं। कंसर्न ये है, क्रिप्टो करेंसी कुछ है थोड़ी, एज आई टोल्ड यू, एनक्रिप्टेड डेटा है। उसके अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं होता। उसके बैकग्राउंड में ना तो किसी गवर्नमेंट की बैकिंग है और ना ही उसके बैकग्राउंड में कोई लैंड या गोल्ड है। एक बबल जैसा क्रिएट होता है। लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ने लगी। डिमांड खत्म होगी, अचानक से धराशायी हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो इन डॉज कॉइन्स को या हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज की, या तो उन्हें बहुत ज्यादा अपने पास एक्यूमुलेट करके रखते हैं, या उनके पास ही इसे जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है, तो वो कहीं ना कहीं इसके प्राइस को भी मैनिपुलेट करते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स के बारे में है। इसका 5th सेशन अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया। ये कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब CAC के तहत आता है। CAC का मतलब है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। दुनिया भर में जो भी मसाले बेचे जा रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उसमें एडल्ट्रेशन या मिलावट ना की जाए, इस चीज को इंश्योर करने का प्रयास किया जाता है इस कमेटी के द्वारा। इस कमेटी को 2013 में बनाया गया था, जहां पर हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज ने सपोर्ट किया कि हाँ, मसालों में मिलावट ना हो, इस चीज को भी इंश्योर करना चाहिए। जो रसोई घर में कुछ भी हर्ब्स वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे पूरे तौर पे इस्तेमाल हो रहे हों, तोड़कर या क्रश करके इस्तेमाल किए जा रहे हों, वो प्योर हों, उसमें कोई मिलावट ना की जाए। एट द सेम टाइम जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया भर में, उनके साथ कंसल्ट करना, एक मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड करना कि हम मसालों के डुप्लीकेशन को रोक सकें। इंडिया होस्ट कंट्री है इस बार जो भी इसकी मीटिंग की गई है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके सेक्रेटेरिएट के तौर पे वर्क कर रहा है इस कमेटी के सेशन के लिए। स्पाइसेस बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करता है। फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में इंडियन स्पाइसेस को प्रमोट करने के लिए वर्क करता है। अब बात करते हैं CAC के बारे में। हमने बात की कि ये जो कमेटी है वो CAC यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के तहत वर्क करती है। 1961 में इसे बनाया गया था। 1963 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। ये इंटर गवर्नमेंटल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है। जो फूड मटेरियल है वो प्योर रहे दुनिया भर में, इसके लिए काम करते हैं। इसे इस्टेब्लिश किया गया था FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर। ज्वाइंट फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम जो चल रहा था उसी के फ्रेमवर्क के तहत इसे बनाया गया था। ये जो कंज्यूमर्स हैं उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए फूड ट्रेड में फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करते हैं। 189 मेंबर्स हैं अभी, 188 UN मेंबर कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। 1964 में इंडिया ने इसकी मेंबरशिप ली और सबसे लेटेस्ट 2018 में टिमोर लेस्ते ने इसकी मेंबरशिप को अवेल किया। इनके जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो WTO के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं और वॉलंटरी नेचर के होते हैं, मतलब बाइंडिंग नहीं होते। ये इनकी जो मीटिंग है वो साल में एक बार होती है। एक साल जिनेवा में होगी तो अगले साल रोम में होगी। अल्टरनेटिवली ये मीटिंग होती रहती है। WHO और FAO का जो रेगुलर बजट है उसी के फंडिंग में से CAC को भी फंड किया जाता है। ये सारी बातें कोडेक्स कमेटी के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के बारे में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी हाल ही में इस इंडेक्स को रिलीज किया है क्या ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किए जाने वाली एक एनुअल रिपोर्ट है। पर्पस बिल्कुल सिंपल है कि पॉलिसी मेकर्स को और बिजनेसेस को ये जानकारी दी जा सके कि आप कितनी इफिशिएंटली ग्रीन एनर्जी की ओर ट्रांजिशन में जा रहे हैं। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो फिर आप प्लान बनाइए उसके हिसाब से और जाने का प्रयास करिए। जो ETI है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये दिखाती है
कि कंट्रीज कितनी तैयार हैं सिक्योर, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम के लिए, एक ऐसा एनर्जी सिस्टम जो हमारे एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाएगा। इस इंडेक्स में 115 देशों को रैंक किया जाता है 3 डायमेंशंस में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या रोल है एनर्जी ट्रांजिशन का, क्या जो एनर्जी सोर्सेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हैं, और एनर्जी सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी की ओर कितना काम किया जा रहा है। इन डायमेंशंस का इस्तेमाल करके रैंक किया जाता है देशों को। क्या निकल के आया इस बार की रैंकिंग में, इस बार के इंडेक्स में? स्वीडन ने टॉप किया है, इसके बाद नंबर है नॉर्वे और डेनमार्क का। इंडिया की रैंक 115 देशों में 87th है, कुछ खास अच्छी नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं जो ये इंडेक्स रिलीज करते हैं। ये स्विट्जरलैंड का एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसे 1971 में स्टैब्लिश किया गया था। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ये बेस्ड है। स्विट्जरलैंड की जो गवर्नमेंट है वो इसे एक ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर रिकॉग्नाइज करती है जो पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए वर्क कर रहा है। मिशन इनका ये है कि दुनिया की स्थिति को इंप्रूव करना चाहते हैं, जिसके लिए ये लगातार खुद को इंगेज करते हैं बिजनेसेस के साथ, पॉलिटिकल एसोसिएशंस के साथ, एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ और लीडर्स के साथ। WEF की कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सभी रिपोर्ट्स को आप याद रखिएगा। यूपीएससी अक्सर सिंपली पूछ लेती है कि कौन सी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वेज एंड मींस एडवांसेस के बारे में है। लास्ट ईयर आरबीआई ने राज्यों के लिए वेज एंड मींस एडवांसेस की लिमिट को 60% बढ़ा दिया था। यह 32 करोड़ के आसपास पहले हुआ करता था, जो बढ़कर 51 करोड़ के आसपास हो गया। अभी आरबीआई ने यह बोला कि जो पिछले साल हमने 60% इंक्रीज किया था सभी राज्यों के लिए वेज एंड मींस एडवांसेस की लिमिट, जो बढ़कर 51 करोड़ के आसपास हो गया था, वो कंटिन्यू रहेगा आने वाले 6 महीनों तक, यानी कि 30 सितंबर तक, कोविड-19 के प्रेवलेंस को देखते हुए। अब ये तो हो गया मुद्दा। समझने वाली बात यह है कि वेज एंड मींस एडवांसेस होता क्या है। देखिए, आप सिंपली, वेज का मतलब होता है रास्ता और मींस का मतलब भी रास्ता होता है। एडवांस का मतलब होता है आप सिंपली पैसे एडवांस में ले सकते हैं। ये एक तरीका है, वेज है या फिर मींस है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार या राज्य सरकार आरबीआई से एडवांस ले सकती है। इसे 1997 में अप्रैल 1 को इंट्रोड्यूस किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट और बाद में स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इसको इंप्लीमेंट किया गया। एक प्रकार की टेम्परेरी लोन फैसिलिटी है। गवर्नमेंट को कई बार मिसमैच फेस करना पड़ता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में। खर्चा सामने आ गया, पैसा बाद में आएगा, अभी तत्काल पैसा चाहिए, कौन देगा? मार्केट बोरोइंग अगर अच्छे से नहीं हो पा रही है तो एक रास्ता होता है कि आप जाके आरबीआई से पैसे मांग लीजिए। ये जो 51,000 करोड़ की बात हो रही है, ये किसी एक राज्य या यूटी के लिए नहीं है, ये सभी राज्य और यूटीज के लिए है। सबका कैटेगराइजेशन है, कौन कितना निकाल सकता है। लाइक उत्तर प्रदेश जो है वो 5-5.5 करोड़ के आसपास निकाल सकता है, देन महाराष्ट्र निकाल सकता है। तो इसे हर राज्य की एक लिमिट होती है जो आरबीआई से वो ले सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि वेज एंड मींस एडवांसेस एक टेम्परेरी लोन फैसिलिटी है जिसमें केंद्र और राज्य आरबीआई से कुछ समय के लिए पैसा उधार ले सकते हैं जो उन्हें वापस चुकाना होता है। तो कितने समय के लिए ले सकते हैं? 3 महीने के भीतर उन्हें चुकाना पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं है कि फ्री फोकट में पैसा मिल रहा है। आरबीआई पैसा आपको दे देगी और कोई इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो कितना चार्ज करेगी? उतना जितना कि उस समय रेपो रेट होगा। अब इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि वर्तमान में रेपो रेट क्या चल रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। WMA की जो लिमिट है वो म्यूचुअली डिसाइड की जाती है आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा कि कितना आरबीआई देगी और कितना आप अप टू ले सकते हैं, और 3 महीने के भीतर आपको रिटर्न करना होगा। ऐसा भी नहीं है कि सपोज करिए कि उन्होंने कह दिया कि हम 51,000 करोड़ ही राज्यों को देंगे, उसके ऊपर नहीं देंगे, और राज्यों को ज्यादा जरूरत है तो फिर वो कैसे लेंगे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर कि उत्तर प्रदेश 5 करोड़ ले सकता है और उत्तर प्रदेश को चाहिए 10 करोड़, तो फिर क्या करेंगे? ले सकते हो आप, जो आपको लिमिट दी गई है उसके ऊपर आप पैसे आरबीआई से मांग सकते हो WMA के तहत, लेकिन फिर आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। जो भी रेपो रेट है उसके ऊपर 2% एडिशनली आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो लिमिट इंक्रीज की गई है WMA की, पहले 32,000 करोड़ थी, फिर बढ़ा के अभी 51,000 करोड़ कर दिया गया है। इसका फायदा ये होगा कि देखिए, कोविड-19 की वजह से सरकार को अब ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। इन दैट केस अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से पैसे ले पाएंगे, उन्हें थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के बारे में है। 14,491 हेक्टेयर एरिया जो यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उसे फर्स्ट लार्ज कॉन्टिग्यूअस टेरिटरी के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया अंडर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम। ये तो रहा कॉन्टेक्स्ट।
ऑब्वियसली कुछ समझ में नहीं आया होगा, बता देता हूँ। हम सभी चाहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक मटेरियल खाने को मिले, ऑर्गेनिक ग्रेन, ऑर्गेनिक फ्रूट्स। पता नहीं चलता कि कहाँ का ये जो ग्रेन और फ्रूट है वो ऑर्गेनिक है, कहाँ का नहीं है। ऑर्गेनिक होने का मतलब ये है कि उसमें फर्टिलाइजर, केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया जाए। कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर नेचुरली ये फर्टिलाइजर, केमिकल्स वगैरह यूज नहीं किया जाता, बट वी डोंट हैव आइडिया। लेकिन अगर हमें कोई बता दे कि नहीं, ये वाला जो एरिया है यहां पर ऑर्गेनिक ग्रेन्स या फ्रूट्स उगाए जाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। तो जो बड़े एरियाज हैं जहां पर केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता, अब उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। वहां से जो भी मटेरियल आ रहा है, जो भी ग्रेन्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, आप आश्वस्त हो सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, परंपरागत कृषि विकास योजना। उसमें एक यूनिक क्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, ताकि हम पोटेंशियल एरियाज में वेरिफिकेशन कर सकें कि यहां पर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके तहत जो हर गांव है उसे एक क्लस्टर या ग्रुप के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। अगर किसी गांव को लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत सर्टिफाई किया गया है, तो उस गांव के सभी फार्मर्स को यह इंश्योर करना होगा कि वो जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करते हैं। फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, और एनुअल बेसिस पे उन्हें अपने इस सर्टिफिकेट को रिन्यू करना होगा। फायदा ये होगा कि उनका जो ग्रेन है, जो उनकी फसल है, फ्रूट्स हैं, वो ऑर्गेनिक हैं, तो उनकी डिमांड ज्यादा रहेगी, वो उससे ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। एलएसी का बेसिक एलिमेंट ये है कि केमिकल इनपुट, देखिए अब ये बात हुई कि जो एरियाज केमिकल्स वगैरह का, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो करते हैं उनका क्या उन्हें कभी ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? नहीं, मिल सकता है उन्हें भी। अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर केमिकल यूसेज होता रहा है, उन्हें 2 से 3 साल ट्रांजिशन पीरियड में गुजारने होंगे, फिर ऑर्गेनिक के तौर पे खुद को क्वालिफाई करना होगा। मतलब 2-3 साल वो कोई भी फर्टिलाइजर, केमिकल इस्तेमाल ना करें, फिर वो जाके अप्लाई करें इस लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए। उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। जब सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगा तो फिर उन्हें वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफाई कर दिया जाएगा, और फिर उन्हें भी समय समय पर अपने इस वेरिफिकेशन को रिन्यू करवाना होगा। तो ये पूरा मामला है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में है, पीजीसीआईएल। इसने अभी इनविट लॉन्च किया है। इनविट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। चूंकि ये इनविट पावर ग्रिड का है, तो इसे आप पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या पीजी इनविट भी कह सकते हैं। मे भी आपको कुछ क्लियर ना हुआ हो कि ये सारी बात चल क्या रही है। देखिए, पावर ग्रिड, जिससे पावर का जनरेशन होता है, पावर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसके लिए इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आए। इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो सिंपली आप अपने जो भी शेयर्स हैं वो मार्केट में लॉन्च करें। दूसरा तरीका होता है लार्ज स्केल पर सिक्योर्ड फंडिंग अवेल करने के लिए, वो है इनविट। तो इनविट एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट लेने का तरीका है। इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा काफी ज्यादा सिक्योर होता है और लोग इंसेंटिवाइज होते हैं। तो इसके पहले कि हम कोई भी बात करें, मैं आपको इनविट के बारे में बता देता हूं। इनविट एक्चुअली में एक प्रकार का ट्रस्ट होता है। अब इस ट्रस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्पॉन्सर की आवश्यकता होती है, जो कहे कि हां, मैं इस ट्रस्ट को बनाना चाहता हूं। ठीक है, अब ये जो इनविट बनेगा, इस इनविट में जो स्पॉन्सर होगा वो यही है, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये इनविट बन गया, स्पॉन्सर आ गया। जो स्पॉन्सर आएगा उसे जो भी वैल्यूएशन है उसका 25% देना होगा। लाइक अगर 100 रुपए इनविट का वैल्यूएशन है तो 25 रुपए वो स्पॉन्सर देगा, और 3 सालों तक वो अपने उस 25 रुपए के शेयर इस इनविट में से बाहर नहीं निकाल सकते। 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा। तो इस केस में जो पीजीसीआईएल है वही इनविट का स्पॉन्सर है। अब दूसरा होगा ट्रस्टी। 4 एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं इनविट में। तो पहला स्पॉन्सर हो गया, दूसरा ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन है? आईडीबीआई इसका ट्रस्टी है। जो ट्रस्टी होता है वो सारा फाइनेंशियल इशू मैनेज करता है। एट द सेम टाइम वो इनविट के सारे इश्यूज देखता है। ये भी देखता है कि जिन लोगों ने इस इनविट में अपना पैसा डाला उनको उसका डिविडेंड प्रॉपर टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब एक ट्रस्ट बन गया। इस ट्रस्ट में एक स्पॉन्सर ने अपने 25% अमाउंट डाल दिया, और एक ट्रस्टी है जो ये देखेगा कि बाकी लोग जो अपना पैसा इस इनविट में लगाएंगे उनका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट हो और लोगों को प्रॉपर डिविडेंड मिले।
अब आपको अगर अपना पैसा इस इन्वेट में लगाना है तो आप इस ट्रस्ट को अपने पैसे दीजिए। सारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा अब इस इन्वेट में डालेंगे। 100 रुपए में 25 रुपए स्पॉन्सर ने दे दिए, 75 रुपीज बाकी सब लोग इकट्ठा करिए। अभी जब सारा पैसा इकट्ठा हो गया इन्वेट में, सपोज करिए 100 रुपए इकट्ठा हो गया, अब इस 100 रुपए को खर्चा करना है। क्योंकि हमें पहले से पता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है, इंफ्रा को डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस पैसे का। और चूंकि पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो पावर ग्रिड के सेक्टर में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके लिए पैसा सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल हो, इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर को चुना जाएगा जो एक्सपर्ट हो मार्केट का, जो जानता हो पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। अब उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उस पूरे इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर को नियुक्त किया जाएगा जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर के अंडर में काम करेगा। तो टोटल 4 एंटिटीज इन्वेट में होती हैं, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, इन्वेस्टमेंट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर। ये क्लियर हो गया। जो स्पॉन्सर होगा उसे 25% अमाउंट लगाना होगा, जो भी वैल्यूएशन होगा इन्वेट का। 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा। एक मामला और है, इन्वेट में जो भी पैसा आया है, 100 रुपए लाइक आया है, तो आपको 80 रुपए ऐसे प्रोजेक्ट में खर्च करने होंगे जहां से ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, वहां से पैसा आ रहा है, ताकि आप अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे सकें। बाकी का जो 20 रुपए है उसका इस्तेमाल, उसमें से अप टू 10% आप इस्तेमाल ऐसे प्रोजेक्ट में कर सकते हैं अमाउंट को जो डेवलपिंग हो, जिस पर अभी काम चल रहा है। बाकी का अमाउंट आप जो शेयर मार्केट है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन 80% सिक्योर जगह पे पैसा लगाना पड़ेगा। तो इन्वेट में जो भी इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कंपैरेटिवली सेफ होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इन्वेट। इन्वेट का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी था, नहीं तो ये पूरा टॉपिक क्लियर ही नहीं होता। इन्वेट आप समझ गए हैं तो इसके बाद इस टॉपिक में कुछ खास नहीं बचा। ये फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिसे पब्लिक सेक्टर की कंपनी की द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पहला इन्वेट है जो पब्लिक सेक्टर की किसी कंपनी ने लॉन्च किया है। पीजीसीआईएल पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। प्राइस बैंड मतलब 1 यूनिट ऑफ शेयर की जो कीमत रखी गई है वो 99 से 100 रुपए रखी गई है। इस पूरे इन्वेट में 4,993 करोड़ रुपीस इकट्ठा करने का प्लान है। हालांकि जो टोटल वैल्यूएशन है वो 7,700 करोड़ के आसपास समथिंग है, ठीक है, जिसमें से लगभग 5,000 करोड़ लोगों से इकट्ठा किया जाएगा। ये जो इन्वेट होगा ये ओन करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा जो पावर ट्रांसमिशन एसेट है इंडिया में उसको, और उससे जो पैसा मिलेगा वही डिविडेंड के तौर पे दिया जाएगा। जो सेबी है उससे इन्वेट का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जनवरी में ही इसे सेबी के साथ रजिस्टर किया गया। जो पावर ग्रिड का इन्वेट है वो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड होगा। यह भारत का तीसरा इन्वेट होगा। इसके पहले आईआरबी इन्वेट और इंडिया ग्रिड इन्वेट भी लिस्ट किए जा चुके हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यह सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसे महारत्ना का दर्जा भी दिया गया है। लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है इंडिया की। ये पावर ट्रांसमिशन के फील्ड में सारा काम करते हैं, प्लानिंग, डिजाइनिंग, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट, सब कुछ यही देखते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में है। इस फंड में 8,000 करोड़ मार्क की जो फंडिंग है वो क्रॉस कर गई है। दैट्स वाई ये न्यूज में आया। 8,665 एप्लीकेशंस आए थे, 8,216 करोड़ अमाउंट की डिमांड की गई थी। तो देखिए 10,000 करोड़ का इनिशियल प्लान था इसमें खर्चा करने का। जो ओवरऑल प्लान है वो तो 1 लाख करोड़ का है एग्रीकल्चर इंफ्रा को डेवलप करने के लिए। मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है इस फंड के माध्यम से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रा के लिए या फिर कम्युनिटी फार्मिंग एसेट के लिए, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी का मैकेनिज्म ऑप्ट किया जाएगा। अब इस लाइन में एक्चुअली में इन्होंने सब कुछ बता दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी पैसा इसमें दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, वो पोस्ट हार्वेस्ट के लिए जो भी इंफ्रा रिक्वायर्ड होता है उसके लिए दिया जाएगा, लाइक कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन का आपको इंफ्रा डेवलप करना चाहते हैं तो इसके लिए पैसा आप ले सकते हैं इस फंड में। एट द सेम टाइम कम्युनिटी लेवल पे अगर आपको फार्मिंग करने के लिए किसी एसेट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी इस फंड से पैसा लिया जा सकता है। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन का मैकेनिज्म है, 3% के इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रावधान है। लाइक अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं और आपको 8% का ब्याज चुकाने को कहा गया है तो आप केवल 5% का ब्याज चुकाइए, 3% सरकार चुका देगी। और वो बैंक जो पैसा दे रहे हैं उनको क्रेडिट गारंटी दी जाएगी गवर्नमेंट की ओर से एक ट्रस्ट के माध्यम से कि उनका पैसा डूबेगा नहीं। अगर पैसा डूबता है तो गवर्नमेंट अपनी ओर से एक एंटिटी के माध्यम से वो पैसा
दे देगी। तो इस लाइन में एक्चुअली में एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की सारी जानकारी दे दी गई है। 2020 से 2029 के लिए ये पूरा फंड तैयार किया गया था। वही डिटेल्स यहाँ पे रिपीट की गई हैं। 1 लाख करोड़ की फंडिंग की बात की गई है। 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगा पर एनम के लिए। 2 करोड़ का अप टू लोन लिया जा सकता है। देखिए, इंफ्रा डेवलप करने की बात की जा रही है तो इंफ्रा डेवलप करने में ज्यादा पैसे लगते हैं, और जो क्रेडिट गारंटी है वो सीजीटी एमएससी के माध्यम से दिया जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इसका पूरा नाम है। कौन कौन लोन ले सकता है? फार्मर्स भी ले सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ले सकते हैं, पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एग्री एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, सेंटर स्टेट एजेंसी, लोकल बॉडीज, ये सभी एंटिटीज इस फंड के माध्यम से लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करें तो 2 करोड़ के अमाउंट तक 3% के इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की गई है पर एनम की, और ये इंटरेस्ट सबवेंशन 7 सालों तक एप्लीकेबल होगा। 7 सालों के बाद ये एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर आपको आपका पूरा ब्याज चुकाना होगा। क्रेडिट गारंटी की बात करें तो ये पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक के माध्यम से किसानों को देगी। अब सरकार सबके घर में जाके नोट की गड्डियां तो पकड़ाएगी नहीं, तो इसके लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो उनका पैसा डूबे नहीं। फार्मर्स अगर पैसा ना दें या जो भी फार्मिंग एंटिटी है वो पैसा ना दें तो उनका पैसा ना डूबे, इसके लिए गारंटी ली जाएगी गवर्नमेंट की ओर से। ये गारंटी कौन लेगा गवर्नमेंट की ओर से? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ये इस फंड की गारंटी लेंगे। इट इज अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस। जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। अगर ये फंड की गारंटी ले रहे हैं तो इस फंड की गारंटी की एक फीस होगी। वो फीस कौन देगा? वो फीस सरकार अपनी ओर से देगी। ना तो इसको फार्मर्स को देना है और ना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देना है। एफपीओस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके लिए जो पैसा है वो बैंक्स वगैरह नहीं देंगे। रेदर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई थी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के तहत। उसके लिए जो लोन फैसिलिटी तैयार की गई थी या जो एंटिटीज बनाई गई थी, उन्हीं के माध्यम से एफपीओस को पैसा दिया जाएगा। उसमें भी इसी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। फंड के मैनेजमेंट के लिए देखिए, ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए सारे ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करेंगे कि पूरा फंड अच्छी तरीके से डिसबर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटीज का गठन किया जाएगा ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके और इफेक्टिव फीडबैक भी अवेल किया जा सके। हमारा अगला आर्टिकल है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के बारे में। तो आरबीआई ने न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बनाने की बात करी है और जो डेडलाइन है वो 31 मार्च तक की है। अब ये जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है ये क्या है? सही मायने में देखा जाए तो जिस तरीके से जो रिटेल पेमेंट्स होते हैं उनके लिए एक एंटिटी पहले से है जिसको एनपीसीआई चलाती है, उसी तरीके से एक और एंटिटी बनाने की बात करी जा रही है। और इसके लिए एप्लीकेशन जो है वो 26 फरवरी को मंगाए गए थे, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च तक एप्लीकेशन इनवाइट करने की बात करी गई है। इसमें अलग अलग जो कंपनीज हैं वो पार्टनर करेंगी, साथ में बैंक्स के साथ जुड़ेंगी और जो मेजर टेक्निकल पार्टनर्स इंडिया के वो सब मिलकर काम करेंगे। तो ये आपको अम्ब्रेला एंटिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्टिकुलरली जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रिटेल पेमेंट्स को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अभी 1/3 तक हमारा रिटेल पेमेंट शुरू हो गया, मतलब कि 3 में से 1 आदमी रिटेल पेमेंट का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन रिटेल पेमेंट्स कर रहे हैं। ये जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंडर बनाई जाएगी, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आने वाली है। बात करें कुछ बेनिफिट्स की तो इससे क्या होगा? अगर एक कंपनी होती है तो उसका बिहेवियर मोनोपोलिस्टिक होता है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर 2-3 इस तरीके की एंटिटीज बना दी जाएं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से कस्टमर को फायदा होगा, बेहतर रेट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो रिटेल पेमेंट है वो भी बढ़ेगा। इससे जो भी इश्यूज होते हैं कस्टमर को उन सब से भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें भी ईज आएगी। साथ में आप देखें तो जो कस्टमर है उसका कन्वीनियंस के साथ कस्टमर की सेफ्टी भी बढ़ेगी, क्योंकि बेटर फीचर्स दिए जाएंगे। इसके साथ में एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पहुंच जाती है। अभी आप देखेंगे तो एनपीसीआई है वो यूपीआई और आईएमपीएस रन करता है। इसके अलावा और भी पेमेंट मोड है, लेकिन पर्टिकुलरली यूपीआई और आईएमपीएस पॉपुलर है। लेकिन जैसे ही आपका न्यू अम्ब्रेला एंटिटी आएगी इसके बाद इसी तरीके के और मैकेनिज्म्स आपको देखने मिलेंगे, जो आपकी फिनटेक कंपनीज और बैंक से इन दोनों के साथ मिलकर काम करेंगे। पर्टिकुलरली एम क्या है कि जो डिजिटल पेमेंट सेक्टर है उसमें शेयर को एक्सपैंड करना न्यू अम्ब्रेला एंटिटी का ये मेन टारगेट है।
अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 3 में से 1 आदमी रिटेल पेमेंट्स करता है ऑनलाइन बेसिस पे। थोड़ा सा हम एनपीसीआई के बारे में जान लेते हैं। तो एनपीसीआई आज के समय पे रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम के तौर पे ऑपरेट करती है इंडिया में। ये जो इनिशिएटिव है आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन मिल के लिया था, और इसके जो प्रोविजन है जिसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर में ये सारे प्रोविजन आते हैं। 10 कोर प्रमोटर बैंक्स हैं जिनमें कुछ नाम आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, तो जो मुख्य बैंक है, और प्राइवेट में अगर आप देखें तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सिटी बैंक, एचएसबीसी भी आते हैं। ये एनपीसीआई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर किया गया था। इसका मेन इंटेंशन यही है कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के तौर पे आगे बढ़ाया जाए और सेटलमेंट सिस्टम के तौर पे भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे एनपीसीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम आगे देखेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो आप देखिए एनपीसीआई ने, ये सवाल आ चुका है 2018 के प्रीलिम्स के पेपर में सवाल आया था एनपीसीआई के बारे में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रुपे कार्ड है, यूपीआई जो आप करते हैं वो भी एनपीसीआई कंट्रोल कर रहा है, भारत बिल पेमेंट है, आधार एनेबल्ड पेमेंट्स हैं, फास्टैग, जो गाड़ियों में आजकल फास्टैग लगे हैं तो जो टोल नाके होते हैं वहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा और गाड़ी बिना रुके हैसल फ्री तरीके से जा सकती है, ताकि ट्रैफिक जैम वगैरह ना हो जो आपके टोल नाके होते हैं, टोल कलेक्शन होता है वहाँ पे। इसके अलावा नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, आईएमपीएस पेमेंट्स जो होते हैं, अगर आप सादा कीपैड का फ़ोन रखते हैं तो कीपैड के फ़ोन में *99# से भी यूएसएसडी पेमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच और चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, ये सारी चीज़ें एनपीसीआई कंट्रोल करता है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आ सकती है, इसीलिए इस पर भी ज़रा थोड़ा सा आप ध्यान दे लें, और मैंने भी इसीलिए इस पर समय दिया है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।